लेवरेज का मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रोकर आप लोगों को, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं, वो आप लोगों को ऑफर करता है कि भाई आपका $100 का अकाउंट है, आपका 1000, जितने वट एवर द अमाउंट, लाइक एक्स अमाउंट है, आप वो एक्स अमाउंट मेरे पास लेकर आओ। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि मैं आपको उसका 10 गुना कर दूंगा, मैं आपको उसका 100 गुना कर दूंगा, 500 गुना कर दूंगा, 1000 गुना कर दूंगा, और उस अमाउंट से आप फिर ट्रेड करो। जो प्रॉफिट होगा फिर आपको 100 की जगह, जो आपने अगर लेवरेज उससे सेलेक्ट किए कि भाई मैं एक्स अमाउंट लेकर आ रहा हूँ, इसका मुझे 1000 गुना करके दे दो, तो अब आप हजार होगा आपके पास वो एक्स अमाउंट ही, लेकिन आप जो ट्रेड कर रहे होगे वो आप जितनी आपने लेवरेज ली होगी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे होगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा। ये अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस का मैं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम चलते हैं उसके ऊपर, नोटपैड के ऊपर चलते हैं, या फिर हम चलते हैं पेंट के ऊपर। जब हम ये जाएंगे ना फॉरेक्स के अंदर, ब्रोकर के अंदर जाएंगे, हमें वहां पे नजर आ रहा होगा, जब आप अकाउंट खोलते हो ना तो वो आपसे पहले तो आपका नाम पूछेगा, आपकी ईमेल पूछेगा, फोन नंबर पूछेगा। आईडी जब बन जाएगी, आईडी बनने का जो सेकंड स्टेप हो जाएगा ना, वो आपसे ये कंफर्म करेगा कि आप कितनी लेवरेज लेना चाह रहे हैं। उसके अंदर लेवरेज के अंदर ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि भाई 1:1 की लेवरेज। अब ये 1:1 होता क्या है, ये मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ आप लिख लें या ना भी लिखें कोई मसला नहीं, आगे जाके आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1:10 की लेवरेज अगर आप लेनी है तो वो इस तरीके से आपने अपना अकाउंट का ना टाइप सेलेक्ट करनी होती है कि आप कितनी लेवरेज लेना चाह रहे हैं ब्रोकर से। तो ब्रोकर आपको 1:1, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:2000, 1:1000, यहाँ तक की लेवरेज देता है। अब इसका मतलब क्या है 1:1, 1:10? 1:1 का मतलब ये है कि आप जो अमाउंट लेकर आ रहे हो, अगर आपने 1:1 सेलेक्ट की होगी तो वो सेम रहेगी, उसके अंदर आप ब्रोकर से कोई लेवरेज वगैरह नहीं यूज कर रहे। 1:10 के अंदर मतलब क्या होगा कि आप 1 रुपया लेकर आ रहे हो, ब्रोकर उसका 10 गुना कर देगा। आपको ब्रोकर कहेगा कि अगर आपने $1 मुझे दिया है, तो अब आपने लेवरेज ली हुई है 1:10 की, आपको मैं अपनी तरफ से $10 दे रहा हूँ, आप उससे ट्रेड करो। लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आप $10 के साथ ट्रेड कर रहे होगे, आपका कैपिटल कितना है, $1 का। अब इधर 1 भी हो सकता है, इधर $1000 भी हो सकता है। लेट सपोज आप $1000 लेकर आ रहे हो, मैं एक गूगल डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा ना फ्रंट साइज बड़ा हो जाएगा, वो आप लोगों को फिर इजीली नजर आएंगी चीजें। 1:1, 1:50 कर लेते हैं, 1:100 कर लेते हैं, 1:200 कर लेते हैं, 1:1000, और 1:1000 भी होता है, और 2000 भी होता है, 500 भी होता है। लेकिन इसका बस जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लो। जो शुरू वाला 1 है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और ये जो चीज है ना, ये आप ब्रोकर से लेवरेज ले रहे हो। अपनी अमाउंट अगर आपके पास कम है तो आप ब्रोकर से एक किस्म का उधार ले रहे होते हो। अगर आपने ये अकाउंट के ऊपर सेलेक्ट की होगी ना, इसका मतलब जो आपकी अमाउंट है वो वही अमाउंट रहेगी, वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी। अगर आप ब्रोकर के पास $100 लेके जा रहे हो और आप 1:50 की लेवरेज सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसके अंदर आप 100 का 50 गुना करके ट्रेड कर सकते हो। 100 का 50 गुना, 100 को आप मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो, वो आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड कर रहे होगे 50। 100 × 50 तो वो $5000 बनते हैं। तो आपका, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $100 की है, लेट सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट, आप इन अपना अकाउंट जो है वो $100 के साथ स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा आप इसको $1000 भी कर सकते हो, आप इसको 2000 भी कर सकते हो, 3000 भी कर सकते हो। अगर $100 होगा और आपने 1:1 की लेवरेज सेलेक्ट की हुई होगी, तो वो $100 ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं होगा। उसके अलावा अगर आपने 1:50 की लेवरेज सेलेक्ट की हुई होगी, ये 1 वो है कि आपकी इन्वेस्टमेंट और उसका 50 गुना ब्रोकर कर देगा। अब इसके अंदर बेशक 100 होगा तो उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपकी $1000 की इन्वेस्टमेंट है, और अगर आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है 1:50 की लेवरेज, तो उसका वो कर देगा, 50 गुना कर देगा, उसको आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अंदर अगर आप $100 लेकर आ रहे हो, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, उतनी अमाउंट हो जाती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है, वो डिसएडवांटेज ये है कि आप लेट सपोज आपकी $100 की इन्वेस्टमेंट है, आपने ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला, और आपने जो है वो 1:50 की लेवरेज सेलेक्ट की, 1:50 हो गया, आप अब आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई $5000। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली मुझे,
अच्छा, मैंने नहीं स्क्रीन शेयर की हुई थी, सॉरी। सर कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके ओके। मैंने वो स्क्रीन शेयर ही नहीं की हुई थी, तो आपको कैसे नजर आएगी? चलें दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सर ऊपर से ही गुजर रहा है, ओके ओके। अच्छा जी, अब शेयर हो रही है आपके साथ स्क्रीन? मैं यहाँ पे स्क्रीन का बता दें। नो, अब तो होनी चाहिए, अब तो हो रही है, हो गई है, ठीक है। लेवरेज का मैं आपको बता रहा था। लेवरेज बेसिकली आप ब्रोकर से उधार ले रहे हो, तो ये सिर्फ अभी ना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें कि भाई आप $100 की इन्वेस्टमेंट ब्रोकर के पास लेकर आए हो, आपके पास $100 की इन्वेस्टमेंट है, और आप अकाउंट खोलते हो जाके एक्सनेस के ऊपर। एक्सनेस ब्रोकर होगा जिसके थ्रू हम अपना अकाउंट खोलेंगे। जब हम अकाउंट खोल रहे होंगे, अकाउंट ओपनिंग के ही स्टेप के अंदर वो आपसे आपके अकाउंट के ऊपर पूछ लेता है कि आपने मेरे से कितनी लेवरेज लेनी है। आपकी मर्जी है कि आपने उससे लेवरेज नहीं लेनी होगी, आप 1:1 कर लोगे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसी के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। या फिर आपकी मर्जी है कि आप 1:50 की लेवरेज ले लो, 1:100 की लेवरेज ले लो। ये सिर्फ आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ये कोई आपने जाके कुछ भी नहीं करना, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको इतनी लेवरेज मिल जाएगी। अब ये लेवरेज होती क्या है कि लेट सपोज आपने आपने $100 डिपॉजिट किए हैं और आपने 1:1 की लेवरेज ली हुई है, तो या 1:50 की लेवरेज ली हुई है। तो इसके अंदर ये जो शुरू वाला वन है, ये चीज इंडिकेट कर रही होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, लेवरेज लोन भी होता है और उधार भी होता है। ये जो शुरू वाला वन है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और ये जो 50 है, ये कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का मैं 50 गुना कर दूंगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी, वो कोई भी अमाउंट है, वो एक्स अमाउंट है, या मैंने यहाँ पे सपोज कर लिए कि $100 है, तो आप उसको 100 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बनता है $5,000। अब जो आपका अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा वो $5,000 हो जाएगा, मतलब आप $5,000 के हिसाब से ट्रेड कर रहे होगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लेट सपोज आपने $5,000 के हिसाब से एक ट्रेड ले ली। वो अभी आगे जाके जब जैसे ही ये पूरा लेवरेज का टॉपिक क्लियर हो जाए होगा ना, तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी मजीद। तो आप जो भी क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक क्लियर हो जाए उसके बाद करें तो वो ज्यादा बेस्ट है। $5,000 की इन्वेस्टमेंट अब आपकी होगी। आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया जब आप अकाउंट बना रहे थे 1:50 का, ठीक है। तो आपने कोई भी एक्स अमाउंट डाली, और उसका ब्रोकर ने 50 गुना करके आपको बता दिया कि आप इतनी अमाउंट तक ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि लेट सपोज आपने एक ट्रेड ली 5,000 डॉलर के हिसाब से, और आपकी वो ट्रेड लॉस में चलेगी किसी भी रीजन की वजह से, वो लॉस में चली गई। तो उसके अंदर नुकसान क्या होगा? उसके अंदर नुकसान ये होगा कि लेट सपोज हम लेते हैं एक स्टॉक है। अ, आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज स्टॉक एक्स है, कोई भी एक स्टॉक हम ले लेते हैं। स्टॉक एक्स में उसका नाम दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी प्राइस अभी चल रही है ₹100, या $100 कह दें, कुछ भी कह दें, मैं सिर्फ एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और हमने जो है ना वो 1:100 की लेवरेज ली हुई है अकाउंट के ऊपर, 1:100 की लेवरेज ली हुई है अकाउंट के ऊपर। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ब्रोकर के साथ, या हमने जो अकाउंट ओपन किया है, ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपके नेट का इशू होगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, ठीक है। $1,000 की लेट सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक स्टॉक एक्स है जिसकी प्राइस अभी चल रही है $100, आप कह दें, या 1,000 कह दें आप, लेट सपोज। आपने 1:100 की लेवरेज ली हुई है, ठीक है। और आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो है $1,000 की। आप इन्वेस्टमेंट अपना अकाउंट जो खोल रहे हैं उसके अंदर आप डिपॉजिट करवा रहे हैं $1,000, ठीक है। जब आपने ये वाला चीज सेलेक्ट की ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट ब्रोकर ने कर दी $1,000 मल्टीप्लाई बाय, आपने 100 की लेवरेज ली हुई, अगर आप इसको 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 1 लाख अमाउंट बनती है। $1,00,000 का आपका अकाउंट खुल गया, ठीक है। अब आपने ये जो स्टॉक चल रहा है इसकी प्राइस अभी चल रही है 1,000, इसको आपने खरीदना है, तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख के हिसाब से आप इसके कितने स्टॉक खरीद सकते हैं? इसको अगर आप इसके ऊपर डिवाइड करें, 1 लाख को 1,000 के ऊपर डिवाइड करें, तो आई गेस 100 आंसर आता है। 100 स्टॉक आप खरीद सकते हैं। आपने वो स्टॉक जो है ना वो बाय कर लिए,
ठीक है। और 100 स्टॉक्स जो है ना वो आपने बाय कर लिए। अब मैं कहता हूं कि यही स्टॉक की प्राइस 1000 से चली गई 1100 के ऊपर। लेट सपोज अब आपने ऑब्वियसली बाई किया है तो वो ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। अब 1000 पे आपने वो बाई किया, आपने 1:100 की लेवरेज ली हुई थी, आपकी इन्वेस्टमेंट ये थी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी मैंने वैसे ही सपोज कर लिया, $1000 की इन्वेस्टमेंट थी। और आपने 1:100 का लेवरेज अकाउंट के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ होगा तो वो इतनी आपको लेवरेज देता है $1,00,000 तक की। तो इसमें फायदा क्या होगा और इसका नुकसान क्या है, वो ये फायदा होगा कि लेट सपोज अगर 1000 से प्राइस चली जाती है स्टॉक की 1100 पे लेट सपोज, तो आपको पर स्टॉक कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 100 रुपए का फायदा हो रहा है। और आपने कितने स्टॉक्स बाय किए हुए थे? 100 स्टॉक्स बाय किए हुए थे। तो अब आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना होगा? 100 रुपी का आपको पर स्टॉक फायदा हो रहा है मल्टीप्लाई बाय आपने कितने स्टॉक्स बाय किए हुए थे? 100 स्टॉक्स बाय किए हुए थे। तो ये टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? 100 × 10,000 का। ठीक है। और इसी की जगह अगर हम लेट सपोज ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन गलत चली जाती है, हमने अब ये लेवरेज का मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि लेवरेज का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। अगर लेट सपोज हमारी प्रिडिक्शन गलत चली जाती है और वही स्टॉक एक्स की प्राइस $1000 से हम कहते हैं कि भाई 995 पे चली जाती है, तो फिर क्या होगा? हमने बाय की ट्रेड ली हुई है, ऑब्वियसली अगर वो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तभी हमें फायदा होगा, नीचे आएगी तो हमें नुकसान होगा। और हमने लेवरेज भी यूज किया हुआ है। तो लेवरेज यहाँ पे क्या इफेक्ट करेगा वो देखते हैं कि लेट सपोज अब यहाँ से 1000 से प्राइस चली जाती है 995 के ऊपर। तो अब हमें पर स्टॉक कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। और हमने टोटल कितने स्टॉक्स लिए हुए हैं? स्टॉक्स तो हमने उतने ही लिए हुए ना जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट थी। उसको अगर आप डिवाइडेड करो तो वो 100 स्टॉक्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें प्राइस 1000 से 1100 पे चली गई थी, तो हमने देखा कि भाई 100 रुपए पर स्टॉक हमें फायदा हुआ है। और हमने कितने स्टॉक लिए हुए थे? 100 लिए थे। तो 100 × 100 10,000 का हमें प्रॉफिट हो गया इस जगह के ऊपर। लेकिन हमारी अगर प्रिडिक्शन गलत चली जाती है और प्राइस 1000 से 1100 की जगह स्क्रीन शो हो रही है मलिक अरसल, आप अपना नेट चेक करें। प्राइस 1000 से 1100 की बजाय आ जाती है 1000 से 995 के ऊपर, तब क्या होगा? अब हमें पर स्टॉक जो है वो 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 5 × अगर हम 100 करेंगे तो वो हो जाएगा $500, 500 का लॉस। अब ब्रोकर यहाँ पे ये चेक करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी वो आपने की थी $1000 की। ये तो ब्रोकर ने उधार दिया हुआ है ना। ये आपका पैसा नहीं है, 1 लाख की जो आपने लेवरेज ले लिया, ये आपका पैसा नहीं है, ये ब्रोकर ने उधार दिया हुआ है। अगर आपकी प्रेडिक्शन ठीक होगी उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत होती है, यहाँ पे ब्रोकर देख रहा है कि आपको प्राइस 995 पे गई और आपको $500 का लॉस हो रहा है। ब्रोकर देखेगा कि भाई इसकी इन्वेस्टमेंट थी $1000, अभी चलो ठीक है $500 का लॉस हो रहा है, अभी इसी की इन्वेस्टमेंट जा रही है, इसी का लॉस हो रहा है, मेरी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा। ब्रोकर थोड़ा सा और वेट करता है और प्राइस चली जाती है उसी स्टॉक एक्स की प्राइस 1000। थोड़ी सी ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आप थोड़ा सा समझने वाले हो तो आपको समझ आ जाएगी। 995 के ऊपर हमें $500 का लॉस हो रहा था। अब हम कहते हैं कि भाई 995 की जगह प्राइस आ जाती है 990 के ऊपर, तब हमें कितना लॉस होगा? तो हम इसको अब कंसिडर करते हैं 10 रुपए हमें स्टॉक पर स्टॉक जो है वो लॉस हो रहा है। और हमने 100 स्टॉक्स बाय किए हुए थे। यहाँ पे देखें 100 स्टॉक्स हमने बाय किए थे। अगर अब आप 10 को × 100 करेंगे तो ये आंसर आता है 1000 का। यहाँ पे ब्रोकर देखेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। आपकी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैं ये नहीं कह रहा लेवरेज के बाद वाली इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 1000 की थी। यहाँ पे जब आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई, आपने बाय की एक ट्रेड ली हुई थी और वो 1000 से 1100 पे जाने के बजाय वो आती है 995 पे, तो आपको $500 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे ब्रोकर का पैसा सेफ है जो उसने आपको उधार के तौर पे दिया हुआ है। आपकी इन्वेस्टमेंट में से $500 का लॉस हो रहा है, वो उस ट्रेड को चलता रहने देगा, वो कुछ नहीं होगा उसको। जैसे ही वो स्टॉक की प्राइस 990 पे हिट करेगी वो देखेगा कि भाई इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी लॉस हो गई है, वहीं पे आपकी ट्रेड जो है वो स्टॉप हो जाएगी। आपके साथ ट्रेडर हाथ मिलाएगा, वो कहेगा आपको मुबारक हो, आपने अपनी पूरा जो कैपिटल था उसको आपने लॉस कर दिया है।
और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अब आपके साथ लॉस नहीं कर सकता, अपना पैसा वो बचा लेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट गई बाहर में। तो ये चीज एक छोटी सी थी कि यहाँ पर आपकी ट्रेड स्टॉप हो जाती है। तो लेवरेज का जितना ज्यादा फायदा है उतना ज्यादा नुकसान भी है, कि आप अब अगर लेट सपोज यहीं पे 1000 की बजाय इसको 1200 पे ले जाओ और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो आपको प्रॉफिट तो हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए वो प्राइस 990 हजार 1100 पे जाने के बजाय 995 पे आ जाती है, अहमद हसन, लेवरेज लेना रिस्क नहीं है, सही तरीके से लेना। अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में वो भी क्लियर हो जाएगा कि इसको सही तरीके से किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। 995 पे अगर वो आई है तो वो ब्रोकर देख रहा है कि आपको $500 का लॉस हो रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी आपकी $1000, वो ट्रेड स्टॉप नहीं करेगा, वो कहेगा कि भाई अभी इसी की इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है, अभी ये ट्रेड चलते रहने दो। जैसे ही वो स्टॉक की प्राइस 990 पर आएगी और आप वो देखेगा कि इसको $1000 का लॉस हो रहा है, उसने वहीं पे ट्रेड स्टॉप करनी है, अपना पैसा सारा बाहर निकालना है, आपका अकाउंट वॉश हो गया। बाकी उसके बाद अब आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब मैं आपको अगले स्टेप के अंदर ये बताऊंगा कि लेवरेज को सही तरीके से यूज कैसे करना है, जिसके अंदर हमें थोड़ा सा रूम मिल जाता है। बेसिकली हम जो इसके अंदर बाय और सेल कर रहे होते हैं ना, वो एक प्रिडिक्शन होती है कि भाई हम यहाँ से अज्यूम कर रहे होते हैं कि प्राइस बाय जाएगी, और किसी लेवल से हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि प्राइस सेल जाएगी। लेकिन हम ये नहीं है कि सिर्फ तुक्का लगा रहे होते हैं, बाय का बटन दबा दिया कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, और सेल का बटन दबा दिया वहां से प्राइस नीचे आ गई। लेवरेज को शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको अभी एक और एग्जांपल दूंगा। आपने मे भी शायद क्लास भी लेट ज्वाइन की थी। अ, अभी ये मैंने आपको लेवरेज का जो बताया है, बाकी मुझे सारे बताएं कि एक चैट के अंदर आपको ये चीज क्लियर हुई है जो मैंने थोड़ा बहुत बताया, कि भाई उधार होता है एक किस्म का, अगर हम इसको देसी जबान में समझें कि उधार है, वो आपको उधार दे रहा है, लेकिन वो अगर तो आपकी प्रोडिक्शन सही होंगी तब वो आपका उधार चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपकी प्रोडिक्शन गलत होती है और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लॉस में जाती है, वहीं पे ट्रेड स्टॉप होगी, ब्रोकर अपना पैसा निकाल लेगा, और आपका प्रेस पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अब जो है ना, हम इसको देखेंगे कि हमने अगर लेवरेज यूज करनी भी है तो इसका सही तरीका क्या है लेवरेज यूज करने का। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से अब आपने मुंतहा, आई गेस आपका नाम है, अब आपने इसको थोड़ा सा देखना है, मे बी शायद अब आपको समझ में आ जाए। एक हम और एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप में क्या कह रहे हैं, सर अप्रूवल दे दें, नेट इशू की वजह से बाहर आ गया हूँ। अब फायदा नहीं है, मैं तो आगे चला गया हूँ, फिर आपको समझ ही नहीं आएंगी चीजें। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, उसके बाद ये लेवरेज का आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। लेट सपोज वही हम स्टॉक कंसिडर कर लेते हैं, स्टॉक एक्स। अब मैं इधर कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि यूरो यूएसडी, मैं सिर्फ लेवरेज आपको समझाना चाह रहा हूँ। स्टॉक एक्स कर लिया हमने, इसकी प्राइस कर ली कि भाई अभी इसकी प्राइस जो चल रही है वो 1000 चल रही है, ठीक है। और वही इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, हम उसी ही एग्जाम्पल को करते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ा बहुत और मजीद क्लियर हो जाएं। इन्वेस्टमेंट आपकी है $1000 का, आपने अकाउंट ओपन किया है, और आपने जब अकाउंट ओपन किया है तब आपने 1:100 की लेवरेज सेलेक्ट की है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ जब हम अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तब आपने इस लेवरेज का ऑप्शन आ रहा होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, आप 1:2000, 1:500, 1:1000 तक की लेवरेज यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप आगे चलोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कब लेवरेज यूज करनी है और कब लेवरेज नहीं यूज करनी, किस तरीके से ट्रेड करनी है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस। इसके अलावा आप इसकी और मजीद गहराई में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमने 1:100 की ही लेवरेज ली हुई है। हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1000 की, हमने जब ये ली तो हमारी अब इन्वेस्टमेंट हो गई 1 लाख तक पहुंच गई। ऐसे ही है, अब ब्रोकर ने हमें 1 लाख तक की लेवरेज दे दी। वही हमने स्टॉक कंसिडर किया है यहाँ पे कि भाई एक स्टॉक है, उसकी प्राइस 1000 पे है। अब हम एक वो सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि भाई हमारी प्रेडिक्शन सही हो जाती है, हम इस स्टॉक को बाय करते हैं और प्राइस चली जाती है ऊपर, 1000 से चली जाती है 1100 के ऊपर। लेकिन इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा लेवरेज नहीं यूज कर रहे, हम पूरा 1 लाख नहीं यूज कर रहे, हम 100 स्टॉक्स नहीं उठा रहे, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम 50% लेवरेज यूज करते हैं, कि हम 50 स्टॉक्स उठाते हैं, पूरा 100 स्टॉक्स नहीं उठाते। तो उसमें हम कितनी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप 1000
उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं। पूरा लेवरेज हम यूज ही नहीं कर रहे। इसके अंदर हम लेवरेज को किस तरीके से प्रॉपरली यूज करना है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने जो स्टॉक्स बाय किए हैं वो हमने किए हैं 50 सिर्फ, ठीक है। अब इससे होगा क्या? लेट सपोज अब यहाँ पे ही इसी स्टॉक की प्राइस हम कंसिडर करते हैं 1,000 से चली गई 1,100 के ऊपर। पिछली एग्जांपल के ऊपर पिछली एग्जांपल में हमें 100 का ही प्रॉफिट हो रहा था पर स्टॉक। और हमने कितने स्टॉक्स लिए हुए थे? पिछली एग्जांपल में हमने 100 स्टॉक्स लिए हुए थे। हमने पूरी लेवरेज यूज कर ली थी, 100% लेवरेज यूज कर ली थी जो हमने ली हुई थी। उसके अंदर अगर आप 1 लाख को 1,000 से डिवाइड करो ना तो वो 100 ही आंसर आता है। 100 स्टॉक्स हमने पूरी जितनी भी लेवरेज थी ना सबके उठा लिए थे। लेकिन जो, सॉरी, इस वाली एग्जांपल के अंदर 1 लाख को अगर आप स्टॉक की प्राइस से डिवाइड करोगे ना तो वो 100 आंसर आएगा। हमने 100 स्टॉक्स पूरे उठा लिए थे, पूरी लेवरेज यूज कर ली थी। इस वाली एग्जांपल के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इस वाली एग्जांपल के अंदर वही स्टॉक है, प्राइस 1,000 से 1,100 पे ही जा रही है, लेकिन इस दफा हमने, ये हमारी मर्जी होती है कि हम कितने यूनिट्स उठा रहे हैं किसी भी चीज के। हमने मर्जी है कि हम 10 स्टॉक्स उठाएं, जितनी भी अब आपके पास वो हो। नहीं, इसके अंदर भी लेवरेज 100 ही है, लेकिन हम यूज जो कर रहे हैं ना, हम स्टॉक जो उठा रहे हैं वो हम 100 पूरे नहीं उठा रहे। हम पूरी लेवरेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हमने सिर्फ 50 स्टॉक्स बाय किए हैं और हम अब देख रहे हैं कि भाई 1,000 से प्राइस चलेगी 1,100 पे। तो अब हम चेक करते हैं कि हमें पर स्टॉक क्या फायदा हुआ है या क्या नुकसान हुआ है। अब हमने यहाँ पे जो है वो 50 स्टॉक्स बाय किए हुए थे। 50 मल्टीप्लाई बाय पर स्टॉक हमें कितने का फायदा हुआ है? 100 का फायदा हुआ है। अगर आप इसको करें तो ये आता है 5,000। पिछली एग्जांपल के अंदर आपको आई गेस 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, जब ये ऊपर, हाँ, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था। इधर आपको हो रहा है 5,000 का प्रॉफिट, क्योंकि आपने ऑब्वियसली 50 स्टॉक बाई किए हुए हैं, आपने ज्यादा स्टॉक्स नहीं बाई किए हुए। इसको थोड़ा सा मैं यूं करता हूँ, जूम आउट। ये तो हमने कंसिडर किया ना कि भाई हमारी जो प्रेडिक्शन थी, हमने बाय की ट्रेड ली और हम बहुत लकी रहे हैं, वो ट्रेड चली भी बाय में गई है, तो हमें वो तो फायदा ही होता रहेगा। मैं अभी क्वेश्चंस नहीं ले रहा, आप क्वेश्चंस बाद में करें। मैं वरना फिर टॉपिक से वो बंदा आगे पीछे हो जाता है। पहले टॉपिक ये पूरा हो जाए लेवरेज का, उसके बाद आप क्वेश्चंस कीजिएगा। अ, थोड़ी देर होल्ड कर लें क्वेश्चंस को। अच्छा, एग्जाम्पल 2 में हमने हम ये लेके चल रहे थे कि लेवरेज को सही तरीके से यूज कैसे करते हैं। हमने वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया कि भाई एक स्टॉक है, उसकी प्राइस अभी चल रही है 1,000, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो $1,000 की थी, और हमने अकाउंट के ऊपर ये लेवरेज यूज किया हुआ था। तो हमें ब्रोकर अलाउ कर रहा है कि आप $1,00,000 तक यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर हम लेवरेज को थोड़े अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। वो इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हम पूरा लेवरेज जितना हमने लिया हुआ है वो नहीं यूज कर रहे हैं। हम उस पूरी लेवरेज के हम स्टॉक्स नहीं उठा रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम 50% यूज कर रहे हैं। तो हमने 50 स्टॉक्स बाय कर लिए हैं, 50 स्टॉक्स बाय किए हैं, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस हमने बाय किया है और प्राइस 1,100 पे चली जाती है, तो हमें पर स्टॉक 100 का फायदा हो रहा है। ऐसे ही 1,000 से 1,100 पे चली गई तो आपको पर स्टॉक 100 का फायदा हुआ। लेकिन आपने कितने स्टॉक्स लिए हुए हैं? 50 स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका प्रॉफिट है। लेट सपोज अगर हमारी प्रेडिक्शन जो है वो रॉन्ग हो जाती है, फिर क्या होगा? प्राइस 1,000 से 1,100 पे जाने के बजाय 1,000 से आ जाती है 995 पे। अब आपको पर स्टॉक कितने का जो है वो नुकसान हो रहा है? वो आपको ऑब्वियसली 5 का नुकसान हो रहा है, $5 का नुकसान हो रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय अगर आप, और आपने स्टॉक्स कितने लिए हुए हैं इसके अंदर? आपने 50 स्टॉक्स लिए हुए हैं। ये थोड़ी बहुत थ्योरी है, आपको समझना पड़ेगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ लेवरेज को सही तरीके से यूज करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो यहाँ पर अब आपका 250 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? ये ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने प्रॉफिट कंसिडर कर लिया ना कि अगर हमारी प्रेडिक्शन सही चली जाती है। ये केस नंबर 1 है कि हमने एक स्टॉक बाय किया, हमने लेवरेज यूज की, अगर हमारी प्रेडिक्शन सही चली जाती है, हमने बाय किया हुआ है और वो प्राइस ऊपर चली गई, तो हमें उसी लेवरेज के हिसाब से फायदा हो गया। 50 स्टॉक्स हमने बाय किए हुए थे, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो वो 5,000 हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इस केस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारी प्रेडिक्शन गलत होती है और प्राइस 1,000 से 1,100 पे जाने के बजाय 1,000 से आ जाती है 995 पे, तो अब हमारा कितना लॉस हो रहा है? $250 का लॉस हो रहा है, या 250 का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे ब्रोकर देखेगा
देखेगा कि भाई आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी असल अमाउंट है, जो आपने ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट कराई है, उसके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराई है, वो आपकी $1000 थी। इस ट्रेड के अंदर अभी आपकी ट्रेड चलती रहेगी, क्योंकि आपका $250 का लॉस हो रहा है, इसमें ब्रोकर का कोई कोई पैसा नहीं जा रहा। ब्रोकर वेट करेगा। हम दोबारा से इसको लेके चलते हैं कि अब 1000 से प्राइस आ जाती है 990 के ऊपर। अब हमें ₹10 पर स्टॉक ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। 10 को मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 50 से, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा 500। अब जो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है वो $500 का लॉस हो रहा है। अभी भी ब्रोकर देखेगा कि भाई $500 अभी इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ये कम है लॉस, तो अभी मैं इस ट्रेड को मजीद जो है वो होल्ड करूंगा, वो आपकी ट्रेड बंद नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि पहले क्या हो रहा था, जब हमने लेवरेज 100% यूज किया था, 990 पर आया था तो आपकी ट्रेड स्टॉप हो गई थी। ऐसे ही है, पीछे जाके हम देख लेते हैं। यहाँ पे 995 पर आया था तो $500 का लॉस था, और जैसे ही 990 पर आया $1000 का लॉस हिट हुआ और आपकी ट्रेड स्टॉप हो गई। लेकिन अब हमने सेकंड सिनेरियो के अंदर हमने क्योंकि लेवरेज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, हमने पूरी लेवरेज नहीं यूज की, और इसके अंदर 990 1000 से प्राइस 995 पर आई है, तब $250 का लॉस हो रहा है। फिर 990 पर आ गई, तब भी $500 का लॉस हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि 985 पर आ जाती है तो फिर $750 का लॉस हो रहा होगा। 985 पर आती है तो ये अगर आप 15 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 750। 15 मतलब के पर स्टॉक आपको कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। 1000 का स्टॉक था, 985 पर आ गया, पर स्टॉक आपको 15 का नुकसान हो रहा है। 50 आपने स्टॉक्स लिए हुए थे, तो अब आपको कितना नुकसान हो रहा है? अब आपको 750 का नुकसान हो रहा है। अभी भी जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उससे कम नुकसान है, अभी भी आपकी ट्रेड चलती रहेगी, आपकी ट्रेडर स्टॉप नहीं करेगा। अब प्राइस आती है 985 से लेके 980 के ऊपर, अब क्या होगा? अब आपका लॉस देखेगा। पहली बात वही है कि अब आपको $20 पर स्टॉक का नुकसान हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय हम 50 करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 1000। यहाँ पे ट्रेडर देखेगा कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी $1000 और आपकी इस ट्रेड में $1000 का लॉस हो रहा है। ट्रेडर अपना पैसा निकालेगा, आपकी ट्रेड स्टॉप करेगा। ट्रेडर का कुछ भी नहीं गया, ट्रेडर ने ना आपकी ट्रेड में से कमीशन चार्ज करना है, और ट्रेडर का कोई वो सॉरी ब्रोकर ने आपकी ट्रेड में से कमीशन चार्ज करना है। बस उसके जो उसने जो पैसा बनाना है वो टोटल कमीशन में से बनाना है। उसने जो आपको उधार के तौर के रकम दी हुई है ना, वो ये नहीं होगा कि आप उसको यूटिलाइज कर लें, उसमें लॉस कर लें और वो आपको कुछ कहेगा नहीं। उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसकी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से लॉस में नहीं जा सकती। तो आपने इन दोनों सिनेरियोज के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपको 1000 से लेके हमने हमने ना, जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो हम अपना एक स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। लेट सपोज अगर हमने $1000 से ही एक स्टॉक को बाय करना है, तो लेट सपोज हम कहेंगे कि भाई 990 के ऊपर जो है मेरा स्टॉप लॉस होगा। कि स्टॉप लॉस बेसिकली वो जगह होती है जहां पर आके हम ब्रोकर को ये कहते हैं कि भाई अगर 1000 से 990 पर प्राइस आती है तो मेरा ट्रेड स्टॉप कर दो और मेरा लॉस जो है ना वो बुक कर लो आप। मैं उससे ज्यादा अगर नीचे जाए, मैं उससे ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लेवरेज के अंदर ये एक हमें ये इसका अगर आप इसको सही तरीके से यूज करें तो यहाँ पर आपको रूम मिल जाता है कि भाई 1000 से प्राइस 995 पर आई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, आप 4 5 10 चीजें देख के प्रेडिक्ट कर रहे होंगे कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर जानी है। लेकिन ऊपर जाने से पहले में भी वो थोड़ी देर के लिए आपकी प्रेडिक्शंस को गलत प्रूफ कर दे। वो ग्राफ चल रहा होता है ना, अब लेट्स सपोज 1000 की ये वाली लाइन है वो चल रही है, उसको हम पेंट पे कंसिडर करते हैं। ये लेट सपोज एक लेवल है 1000, यहाँ पे प्राइस है स्टॉक एक्स की, यहाँ से अब आपको लग रहा है कि ये बहुत एक स्ट्रांग लेवल है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने, अभी आपने ये चीज कंसिडर नहीं करनी। अब हमने ना, जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो या तो हम बाय करते हैं या फिर हम सेल करते हैं। हम बाय की ट्रेड फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप लोगों ने उस चीज के अंदर जाना ही नहीं है, उस चीज का मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लेवरेज को हमने कैसे यूज करना है। अब लेट सपोज हमने ये एक जोन बनाया हुआ है जहां पे इस स्टॉक की प्राइस 1000 हुई है, और हम यहां से सोच रहे हैं कि भाई अब 2 4 5 10 चीजें वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जो हमने देखी। उसके बाद हमें लगा कि भाई अब यहाँ से प्राइस अब जाने लगी है, तो हमने यहाँ से प्लान कर लिया कि भाई हम इस प्राइस पे जैसे ही आएगी तो हम इसको बाय करेंगे, और हमारा यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होगा। अब वो प्राइस में भी शायद 990 हो सकती है या कोई भी प्राइस हो सकती है। तो
अब ये नहीं है कि अगर लेट सपोज हमने यहाँ पे बाय कर दिया तो वो एग्जैक्टली 1000 को टच करेगी और यूं 1100 पे चली जाएगी। ऐसे कभी भी नहीं होगा। मे भी शायद थोड़ी देर के लिए वो आपकी प्रिडिक्शन गलत हो, थोड़ी देर के लिए नीचे आए और उसके बाद ऊपर चली जाए। तो ये जो थोड़ी देर के लिए नीचे आना है ना, उसके अंदर अगर आपने लेवरेज ज्यादा लिया हुआ होगा और 990 तक का आपने रूम दिया हुआ होगा, तो वो जैसे ही 990 को हिट किया, आपकी ट्रेड स्टॉप हुई और उसके बाद वो वापस ऊपर चला गया। हालांकि अगर आपने थोड़ा सा लेवरेज को सही तरीके से यूज किया होता, तो दूसरे सिनेरियो के अंदर हमारे पास 980 तक का रूम था कि हमारा अकाउंट जो है वो वॉश आउट होता। तो अब ये जो लेवल है ये बहुत दूर है। हम कह रहे थे ना कि हम जो प्रॉपर प्रेडिक्ट करके बाय और सेल कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम ये लेट सपोज यहाँ से हमने बाय करना है ना, तो हम 20 पिप 30 पिप 40 पिप का हम जो है वो लॉस कंसिडर करते हैं। अगर तो लेट सपोज वो चीज खत्म हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है कि 100% आपको प्रॉफिट होगा। हर ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं देके जाएगी। इसके अंदर लॉस होते हैं, इस मार्केट के अंदर लॉस होते हैं, लेकिन लॉस को मिनिमाइज और मैनेज करके आपने चलना है। तभी आप इसको जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। अन्य वहाँ कोई इसके अंदर ट्रेडिंग वाला काम नहीं है कि आप लैपटॉप खोलें, बाई सेल करें, ये वाला काम नहीं होता। तो लेवरेज को सही तरीके से यूज करने से हमें थोड़ा सा रूम मिल गया कि प्राइस ने ऊपर जाना है, लेकिन वो अगर थोड़ी देर के लिए नीचे आ भी जाती है, 990 तक आ जाती है, 985 तक आके फिर ऊपर जाती है, तो हमें थोड़ा सा रूम मिल जाए, एकदम से हम हमारा अकाउंट ना वॉश हो जाए। तो लेवरेज को इसके अंदर बस ये एक वो था कि ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बिल्कुल जितना हो सकता था बेसिक करके बताया कि लेवरेज को यूज कैसे करना है। अब ये लेवरेज आगे जाके आपको मजीद क्लियर होगा। अभी सिर्फ आप मुझे चैट के अंदर ये बताएं कि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हम लेवरेज को कैसे यूज करें और किस तरीके से। क्लियर हो गया जी, क्लियर। ठीक है, बेस्ट है। मतलब लेवरेज से हमें जस्ट बेनिफिट होता है कि हम सपोर्ट मिल जाती है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को तौर पर, इसमें ब्रोकर का फ़ायदा है। इसमें ब्रोकर का भी फ़ायदा है ऑब्वियसली, जितनी बड़ी अमाउंट से आप ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा उसका स्प्रेड होगा, जितनी कम अमाउंट से आप करेंगे उतना कम उसका स्प्रेड होगा, उसको उतने कम पैसे मिलेंगे। तो ब्रोकर आपको ऑप्शन देता है कि भाई आप मेरे से अमाउंट बोरो कर लो, लेकिन वो उसके ऊपर नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने सही तरीके से बस यहाँ को बता दिया कि किस तरीके से हम लेवरेज को यूज करते हैं, सही तरीका क्या है लेवरेज को यूज करने का। फर्स्ट सिनेरियो भी आपके पास है। अब आपने खुद से ना खुद एग्जांपल्स करनी है कि भाई एक स्टॉक की प्राइस आप अज्यूम कर लो, या आपका होमवर्क होगा। इसके अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे, इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता, वो कमीशन होता है। इंटरेस्ट तो और चीज होती है इंटरेस्ट। अब जो ब्रोकर आए हैं ना, पहले वो लेवरेज के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते थे, लेकिन अब ब्रोकर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, वो आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट देते हैं। लेकिन वो ये चीज मेक श्योर करते हैं कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट का सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। नहीं, हम ड्यूरिंग ट्रेड नहीं लेवरेज को चेंज कर सकते। हम एक ही दफा लेवरेज जब हम अकाउंट सेटअप कर रहे होते हैं, वहां पे हमने 1:100, 1:50, या 1:100 का सेलेक्ट कर लें। लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो आपको जब आपका ये कोर्स एंड होगा उसको हर चीज के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको मैंने लेवरेज का कॉन्सेप्ट बताया है कि ब्रोकर आपको उधार देता है, लेकिन आपने उसको तरीके से यूज करना है। ये नहीं कि अन्य आप उसका लेवरेज यूज कर लें और उसके बाद आपका अकाउंट वॉश हो जाए। तो इसके अंदर आप जब आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे ना, अकाउंट वॉश आप लोगों में से किसी का भी नहीं होगा। जिसका होगा वो फिर जो है उसका अल्लाह मालिक है। लेकिन मैं इस तरीके से आप लोगों को लेके चलूंगा कि अगर आपकी वो ट्रेड लॉस में भी जाती है तो आपका अकाउंट वॉश नहीं होता। अकाउंट जिस बंदे का वॉश हो गया वो अपने आप को ट्रेडर नहीं बोलता। बिल्कुल मोहित, वो तो आप 2% कैपिटल, वो आगे की चीजें वो हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्रेड के अंदर हमने कितना कैपिटल यूटिलाइज करना है, कितना नहीं करना। वो आगे की बात है। बस अब लेवरेज आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, जबरदस्त। अ, इसको बाकी अब आपने खुद होमवर्क करना है, एक आधी खुद आपने हमजा आप कर लें क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है, कोई इसमें चैट में करें क्वेश्चन, कोई आपका क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों को ना वैसे ये नहीं बताया कि लेवरेज कहाँ पे यूज होगा कहाँ नहीं होगा, सर चैट में टाइम लग जाएगा। चलें फिर, अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा उसको होल्ड करें, और हम जो है वो क्लास के एंड में क्वेश्चन करेंगे तब आप कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मेजोरिटी लोगों को समझ आ गई है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम बाद में भी करते हैं, उसमें हम क्लियर कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेवरेज हमने कवर कर लिया।
इसके बाद का जो टॉपिक है उसके अंदर मैंने आप लोगों को कल की डेट में बताया था कि भाई हम इसके अंदर ये नहीं होगा कि हम $100 की इन्वेस्टमेंट है और हम $100 को ट्रेड कर रहे होंगे। हम इधर जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लॉट कर रहे होते हैं, LOT। तीन किस्म की लॉट्स होती हैं फॉरेक्स के अंदर। टाइप्स ऑफ लॉट। यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ना मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि मिनिमम $1,000, ओ सॉरी, मिनिमम आप कोई भी करेंसी पेयर उठा लें और आपने उसको ट्रेड करना हो तो आप उसकी मिनिमम 1,000 यूनिट्स उठा रहे होते हैं उस करेंसी के। वो किस तरीके से उठा रहे होते हैं कि हम इस इधर फॉरेक्स के अंदर लॉट के अंदर ट्रेड हो रही होती है। तीन टाइप्स होती हैं लॉट की, तीन किस्म की लॉट होती हैं जो आप ट्रेड प्लेस करते हो ना। ये नहीं होगा कि आपने $100 की ट्रेड ट्रेड प्लेस की, आपने $50 की ट्रेड प्लेस की, आपने $1,000 की ट्रेड प्लेस की। आगे जाके आपको ये चीज क्लियर होती जाएगी। इसके अंदर ना आप इन द फॉर्म ऑफ लॉट ट्रेड कर रहे होते हो कि भाई मैंने एक लॉट ली हुई है, मैंने 0.5 की लॉट ली हुई है, मैंने 0.05 की ली हुई है। अब 0.05 ये होता क्या है? सबसे पहले जो आता है वो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट जो होती है उसके अंदर हम किसी भी करेंसी पेयर के 1 लाख यूनिट्स बाय या फिर सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। वो बेशक आप बाय का ऑर्डर लगा रहे हो या सेल का ऑर्डर लगा रहे हो। और इसको हम 1.0 से डिनोट करते हैं, या इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जब हम ट्रेड ले रहे होंगे ना तो हमने वहां पे अपना लॉट साइज बताना है। अगर हम 1.0 ले रहे हैं, 1.0 उधर लिख के बाय और सेल दबा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस करेंसी का 1 लाख यूनिट बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। इसके अंदर किसी भी करेंसी के 1 लाख यूनिट्स आप बाय करते हो या फिर आप सेल करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी मिनी लॉट। इसके अंदर आप किसी भी करेंसी के 10,000 यूनिट्स बाय या फिर आप सेल कर रहे होते हैं। इसको हम ट्रेड लगाने के लिए हम 0.1 एक पॉइंट जो स्टैंडर्ड लॉट है उसको हम 1.0, अगर हम उधर जब बाय और सेल के बीच में एक जगह होती है जहां पे हम अपना लॉट साइज डिफाइन करते हैं। ट्रेड लेने से पहले हम कोई भी ट्रेड ले रहे होंगे, हमने अपना लॉट साइज डिफाइन करना है कि हमने कितनी क्वांटिटी में उसको बाय करना है, सेल करना है। ये बेसिकली क्वांटिटी है कि आपने अगर यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हो तो किस क्वांटिटी में बाय कर रहे हो। स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हो, मिनी लॉट ले रहे हो, या फिर एक और लॉट होती है माइक्रो लॉट। उसके अंदर आप, ये सबसे छोटी लॉट है माइक्रो, इससे कोई छोटी लॉट नहीं है। आप इस लॉट के अंदर किसी भी करेंसी पेयर के 1,000 यूनिट्स बाय या फिर आप सेल कर रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा। इस अगर आपने माइक्रो लॉट लेनी होगी तो आप 0.01 करके दो डेसिमल के साथ ट्रेड ले रहे होते हो, तो आप उस करेंसी के 1,000 यूनिट्स बाय और सेल कर रहे होते हो। अब हम एक एग्जाम्पल से इस चीज को मजीद क्लियर कर लेते हैं, आपकी जो भी दिमाग में आने वाले क्वेश्चन है वो मजीद क्लियर हो जाएंगे। लेट सपोज हम उठाते हैं यूरो यूएसडी का पेयर और हम इसकी एक प्राइस अज्यूम कर लेते हैं कि अभी इसकी प्राइस चल रही है 1.2030, ठीक है। और हम इस ट्रेड को करना चाह रहे हैं बाय। मैं अभी आपको ना उसके ऊपर सॉफ्टवेयर पे खुद नहीं लेके जाना चाह रहा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल लेके चलना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत ये चीजें पता चल जाएं और उसके बाद फिर हम जब उस पे जाएंगे तो आपकी मजीद चीजें क्लियर होगी। अभी सिंपली हम पेपर ट्रेड के ऊपर हमने देखा यूरो यूएसडी की प्राइस चल रही है 1.2030 सर, इसमें ठीक है सर, 1.2030। हमने बाय का ऑर्डर प्लेस किया और हमने अपना लॉट साइज उधर डिफाइन कर दिया कि हम कौन सा लॉट उठा रहे हैं। हम स्टैंडर्ड लॉट उठा रहे हैं जिसके अंदर हम उस करेंसी पेयर के 1 लाख यूनिट्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। बाय की हमने ट्रेड ली है और अब हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि इस पेयर की प्राइस 1.2030 से चली जाती है 1.2040 पे। तो अब हमें क्या प्रॉफिट या फिर लॉस होगा? ऑब्वियसली प्राइस ऊपर ही गई है तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नीचे जाती है तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग फार्मूला लिख लें कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फार्मूला होता है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर। वो आपने ऐसे कैलकुलेट करना है कि आपने सबसे पहले इसके अंदर आता है पोजीशन साइज, कि आपने क्या पोजीशन ली है। पोजीशन मींस कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड लॉट ली है आपने, माइक्रो लॉट लिया है या मिनी लॉट लिया है। पोजीशन साइज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज भी पुट करते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कितना प्रॉफिट हो गया है
इस ट्रेड के अंदर जो हमने बाय की एक ट्रेड ली है, 1.0 का हमने लॉट साइज सेलेक्ट किया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम फॉरेक्स के अंदर इन लॉट्स के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। ये नहीं होगा कि $1000 को ट्रेड कर लिया, 10,000 को, हमने लॉट्स के हिसाब से ट्रेड करनी होती है। हमने अब एक यूरो यूएसडी का पेयर उठाया, 1.2030 पे हमने एक अज्यूम कर लिया कि उसकी प्राइस चल रही है। हमने बाय की ट्रेड ली और वो प्राइस चली जाती है 1.2030 से 1.2040 पे। तो अब हम मुझे ये बताएं कि इसके अंदर कितने पिप का डिफरेंस आया है, ये आप लोग बताएंगे। 10 पिप का डिफरेंस है, बिल्कुल एक आपका जवाब दुरुस्त है। 1.2030 से 1.2040 पे जब ये प्राइस आई है तो इसके अंदर 10 पिप्स का डिफरेंस आया है। लेकिन इसको हम फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, वो हम ऐसे पुट करेंगे। पोजीशन साइज सबसे पहले हमने डिफाइन करना है। पोजीशन साइज हमने क्या लिख लिया हुआ है यहाँ पे, 1.0 का। तो यहाँ पे अब हम 1.0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम उसके यूनिट्स लिखेंगे कि 1.0 के अंदर कितने यूनिट्स आते हैं। 1.0 के अंदर 1 लाख यूनिट्स आते हैं। तो हमने 1 लाख यहाँ पे लिखा क्योंकि हमने 1 लाख यूनिट्स उसके बाय किए हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे पिप्स नहीं मेंशन। तो चेंज इन प्राइस आप कैसे लिखोगे कि भाई ये प्राइस है। इसको हम कर लेते हैं कि इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो आप लोगों को कोई मसला तो नहीं होगा इस चीज के अंदर, किसी को कोई मसला हो इस चीज के अंदर। ठीक है, समझ आ गई है ना, 10 पिप का डिफरेंस है, लेकिन मैं उस प्राइस का चेंज जो है ना वो इधर उसको आप इन दोनों को माइनस करें, या आप देख लें कि क्या डिफरेंस आया है। इसकी जगह सिर्फ 1 आया है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं आया, 0.0010। तो ये भी वो इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि 10 पिप का डिफरेंस आया। लेकिन जो है ना वो इस तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है। जो भी प्राइस के अंदर चेंज आया हुआ होगा वो आपने इधर लिखना है, डायरेक्टली इधर 10 पिप्स नहीं लिखने। बस बात इतनी सी है कि आपने डायरेक्टली 10 पिप्स नहीं लिखने। इधर जो प्राइस के अंदर चेंज आया है 1.20 से प्राइस 1.2040 पर आई है, तो 1.20 तो नहीं चेंज हुआ। तो आप 0.00 उसको तो एज इट इज लिख लिया। अब सिर्फ 10 पिप का मूव आया तो एंड के अंदर 10 आ गया, बस इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसको कोई मल्टीप्लाई करके बताए कि कितना हमें प्रॉफिट हो गया। $100 का प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे कैलकुलेट होता है। अब हमने क्या किया, हमने एक अज्यूम कर लिया कि भाई हम यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं और हमने 1.2030 से उसको बाय किया। हमने स्टैंडर्ड लॉट ये लगाई हुई थी, कितनी लगाई हुई थी, 1.0 की लगाई हुई थी, और उसकी प्राइस चली जाती है 1.2030 से 1.2040 पे। तो अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले पोजीशन साइज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हम चेंज इन प्राइस। तो इस प्राइस के अंदर जो भी चेंज हुआ होगा वो आएगा। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन, वो मतलब एक कोई एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करें। 1.0 का अब हम लॉट अगर ना लें, अब हम लें 9.0 का, तो इसके अंदर हम कितने यूनिट्स उठा रहे हैं इस करेंसी के, चैट के अंदर बता दें। ये तो मैंने बताया नहीं था, बिल्कुल 9 लाख यूनिट्स उठा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम 0.1 की जगह जीरो, बिल्कुल 9 लाख आएगा, बिल्कुल आप लोग सारे ठीक हैं, सबको ट्रेडिंग आती है। अब हम जो है मिनी लॉट के अंदर भी ये जो मैक्सिमम इसका डिजिट जा सकता है वो इस वाली स्टैंडर्ड लॉट के अंदर, तो हम इसको हम 900 भी कर सकते हैं, इसको हम 1,000 स्टैंडर्ड लॉट्स भी उठा सकते हैं। लेकिन वो ऑब्वियसली अब अकाउंट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। हम इस इतना वन स्टैंडर्ड लॉट पे नहीं जाएंगे, शुरू में अकाउंट के हिसाब से चल रहे होते हैं। वो जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे ना और रिस्क मैनेजमेंट की तरफ, तब आपको पता चलेगा कि $100 के अकाउंट के अंदर कितना आपने रिस्क लेना है पर ट्रेड और उसका कितना रिवॉर्ड होना चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बताना था मैंने कि अगर लेट सपोज 0 इसके अंदर माइक्रो लॉट के अंदर हम कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 0.09 तक जा सकते हैं। 0.09 का मतलब ये है कि हम 9,000 यूनिट्स बाय या सेल कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप लोग ना जल्दी से, मैं 5 या 10 मिनट तक माइक म्यूट करता हूँ, 5 से 5 1 मिनट के लिए। आप इन तीनों एग्जांपल्स को, सेम एग्जांपल है 1.2030 और ये जा रही है 1.2040 के ऊपर, आपने एक मिनी की एग्जांपल निकालनी है कि 0.1 पे हमें कितना प्रॉफिट होगा और माइक्रो पे कितना प्रॉफिट होगा, और चैट के अंदर मुझे बता देना है।
ये जो पिप्स कैलकुलेट करना है ना और ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ये आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, ताकि आपको इस चीज के अंदर आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से इतनी अगर मूवमेंट आ रही है, इतने पिप्स की आ रही है, इसमें हमारा इतना लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि हम लॉस भी फॉरेक्स के अंदर कैलकुलेटेड लेते हैं और प्रॉफिट भी कैलकुलेटेड लेते हैं। ये नहीं होगा कि लॉस अगर हम ले रहे हैं तो वो अपने अकाउंट साइज का 20%, 30%, 40% ले रहे हैं और प्रॉफिट हमारा उससे कम है। तो वो प्रॉपर कैलकुलेटेड लेके चलना होता है हमने पिप्स के हिसाब से, कि भाई इतने पिप्स के अंदर हमने कौन से लॉट साइज को एडजस्ट करना है। अब ये देखें, अब आप लोग इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करें, फिर मैं आपको एक मजे की भी चीज बताऊंगा इसके अंदर। जल्दी जल्दी करें, कुछ भी नहीं है ये तो यार, बहुत छोटा सा आपको बोला है कि आपने एक स्टैंडर्ड लॉट का तो मैंने कर दिया है। सिर्फ आपने फॉर्मूले में पोजीशन साइज डालना है, चेंज इन प्राइस भी आपके सामने है और सामने आंसर आ जाता है। मिनी लॉट का आंसर बताएं क्या आएगा, और इसके अलावा माइक्रो लॉट का क्या आएगा। मिनी लॉट का $10 आएगा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और माइक्रो का $1 आएगा। बिल्कुल आप लोग सारे ठीक हैं। अब एक चीज आप लोगों ने नोट करनी है, नोट ये करनी है कि हाँ, यूरो यूएसडी ही पेयर था। प्राइस के अंदर जो मूवमेंट हुई है वो टोटल 10 पिप की हुई है, लेकिन उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपके लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका माइक्रो, आपने लॉट ली हुई होगी 0.01 की, तो उसके हिसाब से 10 पिप के ऊपर आपका $1 का लॉस हो रहा है। अगर आपने वही मिनी लॉट ली हुई होगी तो आपका 10 पिप पे $10 का लॉस हो रहा है। और अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट ली हुई होगी तो 10 पिप पे आपका $100 का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस कह रहा था, प्रॉफिट हो रहा है। और इसी तरीके से देखें, सिर्फ ये 10 पिप की ही मूवमेंट है, इसमें आप $1 भी बना सकते हैं, इसमें आप $10 भी बना सकते हैं, इसमें आप $100 भी बना सकते हैं, इसमें आप $1000 भी बना सकते हैं। अगर आपने 10 स्टैंडर्ड लॉट लिया हुआ होगा, 10 पिप का आपका एसएल होगा, या सॉरी 10 पिप ऊपर चली जाती है प्राइस, तो उसके अंदर आपको $1000 का प्रॉफिट होगा। तो पिप की मूवमेंट उतनी ही है, 10 पिप ही है, लेकिन इसके अंदर जो चीज डिपेंड कर रही है वो आपका लॉट साइज कर रहा होता है। कुछ हमारे पास सर माइक्रो लॉट कितने की होती है। माइक्रो लॉट 1000 यूनिट्स की होती है। इसके अंदर हम मैक्सिमम जो ट्रेड ले सकते हैं वो 0.09 की ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम 0.09 की ट्रेड लेंगे तो हमें $9 का लॉस हो रहा होगा 10 पिप के ऊपर। ऐसा ही है, क्योंकि हमारा 0.01 के लॉट के ऊपर 10 पिप पे हमारा $1 का लॉस था। तो अगर हमारी ट्रेड होगी 0.09 की, अब हमारा लॉस हो जाएगा $9 का। अभी तो मैंने बताया ही नहीं है कि कितने डॉलर की ट्रेड ले सकते हैं, वो अब्दुल अहद बहुत आगे की चीज है। अभी ट्रेड पे ना जाओ, अभी सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रेड कितने डॉलर की लेनी है नहीं लेनी, वो तो आपके अकाउंट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका $1000 का अकाउंट होगा, फिर हम देखेंगे कि वहां पे वो बहुत आगे की चीज है। अभी सिर्फ आप इस चीज को क्लियर करो, अभी तो ट्रेड लेनी नहीं है अगले 2-3 महीने। 0.01। हाँ अच्छा, और इसके अंदर मिनी लॉट के अंदर हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 0.9 तक जा सकते हैं। इसके अंदर हम 90,000 यूनिट्स ले रहे होंगे, इसके अंदर हमें $90 का प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि हमें 10 पिप पे आई गेस $10 का, हाँ बिल्कुल। 0.1 का अगर था, तो आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताया कि मिनी के अंदर 0.1 के अंदर हमें $10 का प्रॉफिट हो रहा था। अब इसको अगर हम 0.9 कर देंगे तो हमें सॉरी $90 का प्रॉफिट हो रहा होगा। सर टी वाई पी लॉट अगेन, सर टाइप लॉट अगेन, अब मुझे समझ ही नहीं आया आपका क्वेश्चन। 0.1, अच्छा जी, ये बताएं सबको क्लियर है। समझ नहीं आई। सर टाइप लॉट अगेन समझ नहीं आई। लॉट का आपको समझ नहीं आया। यार इससे आसान तो मैं नहीं समझा सकता, बहुत इजी करके बताया है मैंने आपको। लॉट साइज इसके अंदर ना, फॉरेक्स के अंदर एक दफा रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक्स बेसिक ही लेके चलना चाह रहा हूँ, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ दिखाया ही नहीं है आपको, अभी से ही आप लोग घबरा रहे हैं। हाँ, इसके अंदर ना 3 टाइप्स ऑफ लॉट होती हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। ट्रेड लेने से पहले बाय और सेल का बटन आ रहा होता है। आपने उस कश्ती में सवार होने से पहले अपना लॉट साइज डिफाइन करना होता है कि आप एक स्टैंडर्ड लॉट लोगे। आप 0.9 नहीं, 0.9 में नहीं होगा $9 का प्रॉफिट, मुंतहा आप गलत कह रही हैं। आप 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0010 करें तो $90 बनते हैं। आप 0.9 जो है ना वो है मिनी लॉट।
तो उसको मिनी मिनी लॉट के अंदर मुझे ये ऊपर से ही किसी ने प्रॉफिट बताया था कि 10 पिप पे $10 का हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप 0.9 की ट्रेड लेंगी तो वो $90 का प्रॉफिट हो रहा होगा। एक दफा आप दोबारा कैलकुलेट कर लें। अच्छा, लॉट साइज जी, बिल्कुल $90 का प्रॉफिट है। ठीक है, लॉट साइज ये सबको क्लियर हो गया है। अब एक और आपके साथ ट्विस्ट करता हूँ। ट्विस्ट ये करते हैं, हम लेते हैं एक और पेयर, USD JPY, जैपनीज येन, इक्वल्स टू 1 4। अगेन सर, आपने ना ये लेक्चर दोबारा देखना है, अननोन यूजर। तो आपको फिर जो है ना समझ में आई, फिर आपने ग्रुप में क्वेश्चन करना है। उसके बाद भी ना समझ में आई, फिर आपने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि मुझे मेजोरिटी लोगों को जो है ना वो क्लियर हो गई है चीज। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप ग्रुप में पूछें, आपको वहां पे भी बताई जाएगी। या नहीं तो आप एक दफा कोशिश ये कीजिएगा कि लेक्चर दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम पेयर उठा लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल पर हम आए हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले जाते हैं। अच्छा, USD JPY का पेयर है। एक सेकेंड। अच्छा, एक सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है, वो मैं ले लूँ। जी सॉरी, तो बस एक कॉल आ गई थी, उस वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम इधर थे कि हमने स्क्रीन शेयर हो रही है, एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दें।
भाई रिकॉर्ड लेक्चर्स ले लेना, अच्छा जी। ग्रुप में वी आर मिसिंग द क्लास भाई ये। अच्छा। आवाज और तस्वीर सही आ रही है? ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। यूएसडी जेपीवाई है, और हम इसके अंदर अब कर रहे हैं इसको थोड़ा सा ना बल्कि आप करेंगे खुद, फिर मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों की ही चीज़ क्लियर हो। अब हम इसके अंदर हम करते हैं लेट सपोज बाय, और हम ले रहे हैं 0.07 की ट्रेड, और इसकी प्राइस चली जाती है, यूएसडी जेपीवाई की प्राइस 145.57 से चली जाती है। ये मैं वैसे प्राइस मैंने ना अज्यूम की है। बस इसके अंदर ना थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ही आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। 57 से हम कहते हैं लेट सपोज प्राइस चली गई है 67 पर, तो ये कितनी पिप की मूवमेंट आई है, पहले तो आप लोग ये कमेंट के अंदर बताएं। इसके अंदर कौन सा डिजिट होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल 10 पिप की ही मूवमेंट है। इसका जरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि कितने, क्या प्रॉफिट आ रहा है। इसका जो चेंज इन प्राइस होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आपने लिखना ऐसे ही है। वो बेशक 10 पिप की मूवमेंट आ रही है, 0.10, ठीक है। इस तरीके से आपने फिर इसको कैलकुलेट करना है। $7, $700। अच्छा। और हमने जो सबसे पहले ट्रेड ली है उसको हमने देखना होता है। हमने माइक्रो लॉट ली है, उसके अंदर हम 0.07 की ली है। अच्छा, 7 7 डॉलर ये। अच्छा, अभी हम चेक कर लेते हैं इसको। 0.01 की ली है, 0.0, सॉरी, हमने माइक्रो जो है वो लॉट सेलेक्ट की है, और उसके अंदर हमने 0.07 लिया है। तो 0.07 के अंदर हम 7,000 यूनिट्स ले रहे होते हैं, सॉरी। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10 भी कर लें आप, तो आंसर आ जाएगा 0.10। ये $700 आ रहा है। $60 आप लोगों ने कैसे निकाला है? और सिर्फ दो, मेरे ख्याल से दो तीन बंदे ही क्लास ले रहे हैं, बाकी आई गेस 20 से लड़के हैं वो क्लास नहीं ले रहे, क्योंकि आगे जाके ना आप लोगों की असाइनमेंट्स होनी है, और वो असाइनमेंट मुझे नहीं मिलेंगी। मैं उस लड़के को सीधी सी बात है ग्रुप से निकाल दूंगा, मैंने उसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना। अगर आप लोग ऑब्वियसली, मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप चीज़ों को नहीं कर रहे होंगे और बाद में फिर पिछली क्लासों के क्वेश्चंस हो रहे होंगे, तो वो मुझे नहीं समझ में आती। तो साथ साथ आप एक्टिव रहें ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर ना, इस पेयर के अंदर एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जो भी आप ट्रेड ले रहे होते हो ना, वो आप इस पेयर को बाय और सेल कर रहे होते हो, लेकिन आपको जो प्रॉफिट आ रहा होता है ना, वो आपको इस जो आपकी कोड करेंसी होती है ना, उसमें नजर आ रहा होता है। अभी आप यार, ये आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन को क्या हो गया सर? मैंने कैलकुलेशन एरर था, फॉर्मूला सही था। अच्छा जी, सिंपली आपने 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10 करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। करें जरा, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो ये 700 आ रहा है। ये जो 700 है ना, ये डॉलर नहीं है, ये जापानीज येन है। क्यों? अब ये मैंने पेयर अलग इसलिए उठाया है क्योंकि इसके अंदर कोड करेंसी जो है वो ना, वो जापानीज येन है। अब जो आपको प्रॉफिट शो हो रहा है ना, वो जापानीज येन के अंदर हो रहा है, लेकिन जब आप ब्रोकर के साथ इसी पेयर को ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो वो आपको कन्वर्ट करके डॉलर्स में ही दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट वैसे ही आपने करना है। 700 जो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका, लेकिन वो जो 700 आ रहा है ना, उसको आपने डॉलर नहीं लिखना। वो आपका आ रहा है 700 JPY, जैपनीज येन में आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। जो कोड करेंसी है ना, उसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और बेस करेंसी को जो है वो आप देख के बाय और सेल कर रहे होते हो। प्रॉफिट एंड लॉस आपका हमेशा इस वाली जो कोड करेंसी है उसके अंदर आपने कैलकुलेट करना होता है, और बाद में उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे यूएसडी कैड का पेयर होगा, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट आ रहा होगा ना, ये ना को आप समझ रहे हो कि इतने डॉलर्स का प्रॉफिट हो रहा है, वो कैनेडियन डॉलर्स का प्रॉफिट हो रहा होगा, उसको फिर आपने कन्वर्ट करना है। वो आपको जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, ब्रोकर आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा होता है। लेकिन वैसे मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाह रहा था,
डॉलर्स में कन्वर्ट कन्वर्ट करने में अब 700 को अगर आप डिवाइडेड बाय 145.57 कर दें तो वो आपको, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कितने आपको डॉलर देने, सॉरी, कितने आपको जापानीज येन देने पड़ेंगे एक डॉलर की मद में, एक डॉलर खरीदने के लिए 145.57 जापानीज येन आपको देने पड़ेंगे, तब आप जाके एक डॉलर खरीद सकते हैं। तो अगर अब आपने 700 को देखना है कि कितने हमारे पास डॉलर बनते हैं, तो आप सिंपली इस प्राइस को 700 को इस पे डिवाइड करें तो आपको डॉलर में आंसर मिल जाएगा कि कितने आपने डॉलर्स में प्रॉफिट किया है। 700 डिवाइडेड बाय 145.57 करें। बिल्कुल, ये 0.2 आ रहा है या 4 एक सेकेंड, 700 में खुद कर ले, तो पता नहीं आप लोगों की कैलकुलेशन को क्या हो गया। 700 डिवाइडेड बाय 145.57, 4.80 ही आ रहा है जी। ये अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट है 4.80। आप लोग तो खुश हो गए थे जी 0.07 की हमने लॉट ली है, माइक्रो लॉट लिया, और उसमें हमें $700 का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो आपका $700 नहीं था, वो आपका 700 जैपनीज येन था। ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट किया, तो आपको अब असल एक्चुअल प्रॉफिट पता चल गया कि भाई आपको क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ठीक है, बाद में लिख दिया था मैं जी, बिल्कुल ठीक है। अ, यहाँ पे अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि आपने पेयर्स को भी देखना है, और इसके अंदर बस बाकी अब आप यूएसडी कैट को खुद देख लेंगे और बाकी चीजों को सारों को खुद देख लेंगे। सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको बस ये पता हो कि भाई जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे वो एक बार इसको सॉल्व भी कर दें, सब ने सॉल्व कर लिया है और ग्रुप में भी आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आपको चीजें पता चल जाएंगी। अब ये चीज आपकी क्लियर होगी है, लेवरेज भी आपका क्लियर हो गया। और आप लोगों का एक और एग्जांपल दें दें किसी डिफरेंट पेयर की प्लीज। कोई मसला नहीं है, आप बेशक 10 15 20 30 एग्जांपल करें। वे तो वैसे तो मैंने भी आपको टास्क भी आज की क्लास के बाद देने थे, लेकिन आप एक और एग्जांपल उठा लें, बेशक कोई इशू नहीं है। हम एक और एग्जांपल उठा लेते हैं भाई, वो हम सॉल्व करें अभी। ठीक है, जीबीपी यूएसडी को हम उठा लेते हैं। इक्वल्स टू, लेट सपोज 1.65 कुछ भी हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेल किया। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अगर हम सेल करते हैं और थोड़ी सी और मुश्किल करता हूँ चीज़ को, 5.0 का हम लॉट लेते हैं और प्राइस हमारी आ जाती है जीबीपी यूएसडी के अंदर। अब हमारी प्राइस हमने सेल किया, अब ये आपने याद रखना है, ना करें कोई। अच्छा, अब हमारी प्राइस आ जाती है 1.6625। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दिखाएं। 5 स्टैंडर्ड लॉट आपने ट्रेड ली है। अभी आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैंने 5 स्टैंडर्ड लॉट ले लिए, ले ली। 100 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस मुझे निकाल के बताएं कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सेल की आपकी ट्रेड है, आपकी प्राइस 1.6525 पे थी जब आपने ट्रेड प्लेस की है, और अब आपकी प्राइस चली गई है 1.6625 के ऊपर। 100 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका। बिल्कुल जी, $5,000 का, $5 का। लेकिन ये प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ये बताएं। ये आपका प्रॉफिट नहीं हुआ। प्राइस आपने सेल की ट्रेड ली है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपने सेल की ट्रेड ली है। प्राइस 1.6525 पे थी, आपने सेल की ट्रेड प्लेस की। अगर प्रॉफिट होता तो वो ऑब्वियसली 6525 से नीचे जाती ना, 520 पर आती, तब आपको प्रॉफिट हो रहा होता। तो प्राइस तो ऊपर गई है 1.6625 पे, और आपने सेल की ट्रेड ली हुई थी, तो आपको $5,000 का लॉस हो गया। बाकी इसके अंदर अब आप खुद एग्जांपल्स लेंगे, आप खुद अपने इमेजिनरी कोई पेयर्स निकाल लें, जो मैंने आपको हाई लिक्विड पेयर्स दिए हुए हैं, उनकी आप प्राइसेस ये इधर tradingview.com के ऊपर आए, आप यहाँ पे सर्च करें। और आपने कोई चीज़ अभी नहीं देखनी, ये वो आगे पीछे, सिंपली आपने
यहाँ पर आना है, आप सर्च करेंगे यूरो। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू बेसिकली, जी बिल्कुल $5 का लॉस था। अब आपको आई गेस क्लियर हो जाएगी चीज, क्लियर होगी होगी चीज। बस एक वो जैपनीज येन वाला था ट्विस्ट, के आपका हमेशा कोट करेंसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट करते हैं, और ब्रोकर आपको, आप तो खुद आपने उसको कन्वर्ट किया ना, ब्रोकर आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा होगा, इन डॉलर्स ही दिखा रहा होगा। वो भी जब आप अकाउंट बनाएंगे ना, वो आपसे पूछेगा आपने किस करेंसी में अकाउंट बनाना है, तो डॉलर के अंदर ही हम बनाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो जो कोड करेंसी होती है उसके अंदर आप कैलकुलेट करते हैं, और उसी हिसाब से फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू है ना, ये आपको हर जगह से डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, सीएमसी, फिर इसके अलावा FXCM, ओंडा, कैपिटल.com। हालांकि मैंने यूरो यूएसडी ही सर्च किया है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा चार्ट्स दिखा रहा होगा यूरो यूएसडी के। देखें अब, इसको हम करते हैं यूरो। अब यूरो यहाँ पर आ रहा है, यूरो यूएस डॉलर FXCM, फिर यूरो यूएस डॉलर ओंडा, फिर यूरो यूएस डॉलर कैपिटल.com। तो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डाटा फेच करके आपको दिखा रहा होता है। आप मर्जी है कि आप FXCM के रेट्स देख लें, आप ओंडा के रेट्स देख लें, आप कैपिटल.com के देख लें, आप फॉरेक्स.com के देख लें। ट्रेडिंग व्यू हर जगह से आपको एक करेंसी पेयर के जो है ना वो रेट्स वगैरह फेच करके यहाँ पे लाके दिखा रहा होगा। अब आपकी एक होमवर्क ये है कि आपने 5 इमेजिनरी ट्रेड्स लेनी है। कोई भी पेयर आपने उठा लेना है जो आपके पास होगा, या आपने क्लास के बाद जो है वो करना होगा। आपको यहाँ से प्राइस पता चल जाएगी 1.136115। ये जो वन के बाद, क्योंकि वन तक तो आपका पेप है ना, उसके बाद जो है ना वो पॉइंट है, और वन पेप इक्वल्स टू, एक पेप के अंदर 10 पॉइंट्स होते हैं। बेशक आप आगे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना उसके अंदर अगर आप इसको भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट है। तो बेशक आपकी मर्जी, आप इसको कंसिडर करें या ना करें। आप इसको कंसिडर करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालें कि भाई अब मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। आपने नहीं देखना बाई कर, अब बस आपने ट्रेड प्लेस करनी है, और आप ने ये भी लिखना है कि मैंने यहाँ से बाई की ट्रेड ली है, और वो प्राइस 1.136 से अगर लेट सपोज यहाँ तक जाती है, तो फिर आपने उसका एक तो पहले पिप्स निकालने हैं, फिर आपने अपना लॉट साइज डिफाइन करने हैं, और फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकालने हैं, ताकि इस चीज के ऊपर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, लिंक सेंड कर दें, लिंक ऑलरेडी ग्रुप में भेजा हुआ है। इसको ट्रेडिंग व्यू को आपने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, वो मैं आपको खुद इसका ना सारा कुछ बताऊंगा। सिंपली बस आपने 5-7 पेयर्स निकाले, उनकी प्राइसेस आपने यहाँ से देख लेनी है, फिर आपने उनको उसी के अंदर इमेजिनरी ट्रेड्स लेनी है, ताकि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाए। ठीक है, इसके बाद एक दो टॉपिक्स और हैं, वो हम उसके ऊपर चलते हैं, वो थोड़े बहुत थ्योरेटिकल हैं। सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर है ना आपको, लेवरेज और क्या कहते हैं, हमने आज क्या डिस्कस किया है, लॉट्स और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी सारों को, आगे मूव करें। हाँ, स्क्रीन मेरी विजिबल है ना सबको? ठीक है, ठीक है, स्क्रीन भी शो हो रही है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकल ही सारा। अभी थोड़ी बहुत हम ये थ्योरेटिकल चीज़ें ही कवर कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है ना वो आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक से आपने कमर कस लेनी है, फिर हम टेक्निकली चार्ट्स वगैरह को रीड करना, पैटर्न शैटर्न्स, तो अभी एक दो क्लासेस आपकी बोरिंग है। लेकिन ये चीज़ें आपने समझ ली हैं, बेस है। उसके बाद फिर आपको जब मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई ये इतने पिप्स हैं, इतना प्रॉफिट है, तो वो आपको चीज़ें फिर साथ साथ समझ आ रही होंगी। अच्छा, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी LIQUIDITY, एंड वॉलेटिलिटी VOLATILITY, वॉलेटिलिटी। लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी ये होती क्या है? अब जिनको ऑलरेडी, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा उनको शायद पता हो। लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो। कोई भी करेंसी पेयर्स जिसके अंदर बायर्स और सेलर मौजूद हों, उनको हम लिक्विड पेयर्स, मैंने आपको लिखवाए हुए हैं ना, लिक्विड तो लिक्विडिटी मुझे समझ नहीं आती, बहुत वीडियोस देखी हैं। इसको आपने जितना आसान, मैं जो समझा रहा हूँ ना, मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उससे ज्यादा आपने मजीद डीप जाना ही नहीं है, क्योंकि इसका सच कोई काम ही नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी मैंने अब आपको शुरू के अंदर ना पहली क्लास में ही लिखवा दिया था, हाई लिक्विड एंड मोर ट्रेडेबल पेयर्स, आप लोगों को याद होगा। उस लिक्विड का मतलब क्या था, कि उन पेयर्स के अंदर
पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा है, बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, यूरो यूएसडी को लोग 23% ट्रेड कर रहे हैं। तो उस पेयर के अंदर लिक्विडिटी बहुत हाई है। हम, क्योंकि सबसे हाई लिक्विड पेयर वही है ना, यूरो यूएसडी 23% डेली बिजनेस वॉल्यूम का ट्रेड हो रहा है। तो हाई लिक्विड पेयर कौन सा है? यूरो यूएसडी। और लिक्विडिटी क्या होती है? जिस पेयर के अंदर बायर्स और सेलर्स की तादाद ज्यादा हो, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हों उस पेयर को ट्रेड करने में, वो उतना ज्यादा लिक्विड पेयर होता है। और जो पेयर जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतनी उसकी मूवमेंट कम होगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो, के फ्लो भी कह सकते हैं, और आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पेयर के अंदर बायर्स और सेलर्स, लेट सपोज अब आप अपने आप को एक ब्रोकर कंसिडर करें। अब ब्रोकर कैसे कमा रहा है? मैंने आपको बताया था, ब्रोकर कमा रहा है कमीशन से। अब जो यूरो यूएसडी का पेयर है ना, वो बहुत लिक्विड पेयर है, हाई लिक्विड पेयर है। जितना ज्यादा लिक्विड पेयर होगा ना, ब्रोकर ने क्या काम करना है? ब्रोकर का क्या कॉन्सेप्ट है? ब्रोकर का ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रोकर बायर को सेलर से मिलाता है और सेलर को बायर से मिलाता है और अपना बीच में से कमीशन लेता है, बस। उसको जरूरत नहीं होती खुद ट्रेड करने की या खुद कुछ करने की, वो टोटली कमीशन के ऊपर जो है वो चल रहा होता है, वही उसका प्रॉफिट होता है। तो ब्रोकर क्या चाहता है? ब्रोकर यही चाहता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो हाई लिक्विड पेयर्स में ट्रेड करें, ताकि मुझे अपने पास से कोई बायर और सेलर को ना ढूंढना पड़े। मेरे पास अगर कोई बाय कर रहा है तो मेरे पास उस चीज का सेलर मौजूद होना चाहिए, मैं उन दोनों को आपस में वो मिक्स एंड मैच कर दूंगा और अपना कमीशन निकाल के ले जाऊंगा। अब आपको मे बी शायद थोड़ा बहुत समझ में आया हो। लिक्विडिटी का मतलब यही है, फ्लो, और वॉलेटिलिटी का मतलब है मूवमेंट। अगर लेट सपोज किसी चीज की मूवमेंट ज्यादा होगी, अब ये दोनों ना आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी कम मूवमेंट होगी उस पेयर की। इसका मतलब आप लोगों ने समझना है। मैं आपको देसी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज एक हम कोई भी चीज ले लेते हैं ऐसी, जो जिसकी डिमांड बहुत हाई है, या लेट सपोज वो बहुत ज्यादा बिक रही है। अ, कोई भी चीज हम कंसिडर कर लें, उसकी प्राइस है एक्स, लेट सपोज 100 प्राइस है उसकी, और वो बहुत ज्यादा बिकती है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, उसका फ्लो बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर ना प्राइस के अंदर बहुत कम मूवमेंट होगी। ये नहीं होगा कि लेट सपोज उसकी 100 प्राइस है तो वो 90 में भी जा रही है, वो 80 में भी जा रही है, वो 75 में भी जा रही है, वो मे भी शायद 100 से 99 पे जा रही हो, या 100 से 101 पे जा रही हो। उसके अंदर वॉलेटिलिटी, उसकी मूवमेंट जो है, प्राइस की मूवमेंट बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर फ्लो बहुत ज्यादा है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो कोई पेयर, जो भी पेयर जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतनी उसके अंदर मूवमेंट कम होगी। जितनी जितना कम लिक्विड होगा उतनी मूवमेंट ज्यादा होगी, उतनी वॉलेटिलिटी उसकी ज्यादा होगी, उतनी उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। वो कैसे? अब जैसे लेट सपोज ये यूरो यूएस डॉलर है ना, ये अगर आप देखें, लिक्विड फ्लो ऑफ मनी, बिल्कुल फ्लो ऑफ मनी। सी लिक्विडिटी मतलब डिमांड, लिक्विडिटी मतलब डिमांड नहीं कह सकते इसको। लिक्विडिटी का मतलब फ्लो ही है, कि पैसे का फ्लो उस स्पेसिफिक करेंसी पेयर के अंदर अगर ज्यादा होगा तो ब्रोकर क्या करेगा? उसके अंदर अपना कम कमीशन रखेगा, क्योंकि उसको ये नहीं है कि लेट सपोज अगर मैंने बाय का ऑर्डर लगाया है तो उसको कोई ना कोई सेलर ढूंढना पड़ रहा है। क्योंकि इस यूरो यूएसडी का पेयर ऑलरेडी इतना ज्यादा लिक्विड है, 23% ट्रेड हो रहा है, तो उधर बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं। उसने सिर्फ ऑर्डर को मैच करना होगा। अगर आप बाय कर रहे हैं तो सेम टाइम के ऊपर कोई सेलर भी बैठा होगा, वो सेलिंग कर रहा होगा, तो वो बायर और सेलर को आपस में मिला देगा। अब लेट सपोज हम कोई ऐसा पेयर ढूंढ लेते हैं जिसके अंदर डॉलर नहीं आ रहा या इलिक्विड पेयर है, तो उसके अंदर क्या होगा? जब आप लेट सपोज बाय का ऑर्डर लगाएंगे तो उसके अंदर ब्रोकर का, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलिक्विड पेयर होते हैं उसके अंदर ब्रोकर अपना स्प्रेड ज्यादा चार्ज करता है। वो इसलिए चार्ज करता है, उसका कमीशन ज्यादा होता है। जैसे ही आप ट्रेड लेंगे आपकी ट्रेड माइनस में चली जाएगी। क्यों? सबसे पहले ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज कर लेगा आपसे। अगर तो वो हाई लिक्विड पेयर होगा, जैसे यूरो और यूएस डॉलर को आप ट्रेड करें हैं, जो मैंने आपको पेयर्स लिखवाए हैं वो सारे हाई लिक्विड पेयर्स हैं, उसके अंदर ब्रोकर का स्प्रेड बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। ब्रोकर को बायर और सेलर ढूंढने नहीं पड़ रहे। वो बस आप बाय की ट्रेड लगाते हैं, उसको पता है कि भाई वहां पे कोई सेलर भी है, वो बायर और सेलर को मिलाएगा, अपना कमीशन निकालेगा और बीच में से चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई इलिक्विड पेयर उठा लेते हैं, लेट सपोज जैसे यूरो हो गया और मैक्सिकन डॉलर का पेयर, आप किसी भी करेंसी को ना आपस में पेयर बना के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इलिक्विड
जिस 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 करेंसी के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, पैसे का फ्लो नहीं है, उसको ट्रेड करना चाहेंगे, तो उसके अंदर ब्रोकर का एक तो कमीशन भी ज्यादा होगा, स्प्रेड जिसको कहते हैं, स्प्रेड भी ज्यादा होगा। उस वजह से आप जब ट्रेड प्लेस करेंगे तो सबसे पहले आपकी ट्रेड माइनस में जाएगी, सबसे पहले आप ब्रोकर का कमीशन उतारेंगे, जो कि इलिक्विड पेयर्स में ज्यादा होता है, लिक्विड पेयर्स में कम होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड पेयर्स में उसको पता है कि भाई इसमें फ्लो ज्यादा है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी सेलर को या बायर को, मुझे फौरन मिल जाएंगे। लेकिन इन लिक्विड पेयर्स के अंदर उसको ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए वो आपकी ट्रेड माइनस में लेके जाएगा, अपना कमीशन जब तक उसका पूरा होगा उस ट्रेड से, तब तक उसको कोई सेलर मिलेगा और आपका ऑर्डर वो मैच करेगा। तो जितना ज्यादा इलिक्विड पेयर होगा, उतना ज्यादा उसका स्प्रेड होगा ब्रोकर का, और जितना जितना ज्यादा लिक्विड पेयर होगा उतना कम, हाँ ऑब्वियसली कम स्प्रेड होगा, और जितना कम लिक्विड पेयर होगा जिसमें फ्लो नहीं है पैसे का, जिसमें लोग बाय सेल नहीं कर रहे, उसके अंदर एक तो मूवमेंट ज्यादा होगी और इसके अलावा ब्रोकर का स्प्रेड भी ज्यादा होगा। ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स को जो सेल और बाय नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, एम आई राइट? नहीं, ये आप लोगों ने यूट्यूब से नॉलेज ली हुई है। लिक्विडिटी आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जा रहे हैं कि जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स तक आपने भी आना ही नहीं है। सिर्फ लिक्विडिटी का मतलब समझ लें फ्लो। आप एज अ ब्रोकर अपने आप को कंसिडर करें, और आप ये देखें कि अगर लेट सपोज कोई ऐसा पे, ब्रोकर का काम आपको मैंने बता दिया ना कि उसने कमीशन खाना है, तो आप अगर ऐसे पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे जिसके अंदर कोई और ट्रेड नहीं कर रहा, या बहुत इक्का दुक्का लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो ऑब्वियसली कमीशन आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। और जब जैसे ही आप ट्रेड प्लेस करते हैं ना, सबसे पहले ब्रोकर अपना स्प्रेड काटता है। अगर वो हाई लिक्विड पेयर होगा तो उसका स्प्रेड बहुत कम होगा, सेंट्स के अंदर होगा, यूरो यूएस डॉलर के अंदर सेंट्स के अंदर उसका जो होगा वो उसका कमीशन होगा। जबकि अगर आप इलिक्विड पेयर को उठाते हैं तो उसके अंदर जो है वो कमीशन उसका बहुत ज्यादा होगा। जब आप ट्रेड प्लेस करेंगे सबसे पहले आपकी ट्रेड माइनस में जाएगी, पहले वो आप उसका ब्रोकर का कमीशन उतारेंगे, इतनी देर में उसको कोई सेलर अगर मिलता है तब वो आपका ऑर्डर मैच करेगा, और फिर आप जो है वो प्रॉफिटेबल होंगे। अभी आपने उस चीज के अंदर नहीं जाना, पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के अंदर, स्मार्ट मनी के अंदर, वो बहुत आगे की चीजें हैं। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आपने हमेशा हाई लिक्विड पेयर्स ही सिलेक्ट करने हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाए हुए हैं। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी का मतलब यही है कि हायर द लिक्विडिटी लोअर द वॉलेटिलिटी। जिस पेयर में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, फ्लो ऑफ मनी होगा, उसकी वॉलेटिलिटी कम होगी, उसके अंदर मूवमेंट कम होगी। वॉलेटिलिटी का मतलब मूवमेंट होता है, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। अब ये देखें ना, यूरो यूएस डॉलर है, ये कितना आराम आराम से मूव कर रहा है, 1.13615 से बिल्कुल आराम आराम से मूव कर रहा है। अगर मैं अब आपको यहाँ पे कोई ऐसा पेयर उठा के दिखा दूं ना, लेट सपोज हम खोल लेते हैं यूरो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अ, हाँ, अच्छा। अच्छा, अब आप लोग लिख लें। हाँ, बल्कि ये चीज मैं आपको दिखा रहा था। लेट सपोज हम कोई ऐसा पेयर उठाते हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं लिखवाया हुआ, इल लिक्विड पेयर है, यूरो और जापानीज येन का हम लेट सपोज उठा लेते हैं। यूरो जेपीवाई अब यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों देते हैं। So ये उठा लेते हैं स्विस फ्रैंक और जापानीज येन का। ओहो, मैंने ऊपर लिखा वही गलत था। यूरो जेपीवाई, ये भी एक है पेयर। यार यहाँ से दिखा देता हूँ आपको जो मेरे पास ऑलरेडी है। इसको उठा लेते हैं, लेट सपोज ये एक इंडेक्स है, लेकिन आपने इसको इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। अब इसके अंदर जो है ना,
या फिर हम एनजेडी और यूएसडी को देख लेते हैं। अच्छा अभी आप जो है ना वो इसको छोड़ दें, वो जो हम ब्रोकर खोलेंगे ना, तब हम उधर जब ये इलिक्विड पेयर सर्च करेंगे, आपको वहां पे ना गैप्स नजर आ रहे होंगे। उसके अंदर जो है ना ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होता है, उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत कम होती है, और उसकी मूवमेंट बहुत बहुत बड़े बड़े गैप्स बन रहे होते हैं, वो आपको नजर आएंगे आगे जाके। तो उन पेयर्स के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे ऑब्वियसली। उसके अंदर लिक्विडिटी कम होने की वजह से उनकी वॉलेटिलिटी हाई होती है, मूवमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो बस यही इसके अंदर कॉन्सेप्ट था। बाकी अब आप एक नोटबुक के ऊपर लिख लें हाई लिक्विड पेयर्स, वो तो आपने लिखा हुआ है, इल लिक्विड बट इंपॉर्टेंट पेयर्स, जो कि इल लिक्विड हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी हैं थोड़े बहुत, उनको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वो सबसे पहले आता है यूरो और जैपनीज येन का पेयर। यूरो और जापानीज येन के दरमियान यूरोप और जापान में भी काफी ज्यादा ट्रेड होती है, और इस ये इलिक्विड है लेकिन इंपॉर्टेंट पेयर है, इसको भी लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो आप इसको भी कर सकते हैं। यूरो और जापानीज येन है फर्स्ट नंबर पे सेकंड पे जीबीपी और जेपीवाई है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन का पेयर है। फिर उसके बाद जो है वो यूएसडी और सीएचएफ स्विस फ्रैंक का पेयर है। फिर उसके बाद यूएसडी और मैक्सिकन डॉलर का है एमएक्सएन। फिर उसके बाद एनजेडी और यूएसडी का पेयर है। फिर उसके बाद आखिर नंबर पे आता है यूरो और स्विस फ्रैंक का पेयर। इनको भी अगर आपने ट्रेड करना हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वही चीज बताई है कि आपने एक चीज को मास्टर बनाना है, आपने हर चीज के अंदर नहीं घुसना। जब आप टाइम टू टाइम एक पेयर को आपने स्टडी कर लिया, एक दो तीन महीने लगा लिए, आपको उस चीज की साइकी, उस पेयर की साइकी थोड़ी बहुत समझ आ गई, फिर आप में एक और पेयर ऐड कर लें, इस तरीके से कर लें। ये नहीं करना कि आप इकट्ठे जो है वो 4 5 10 पेयर खोल के और उनको देखना स्टार्ट कर दें, उससे आपको फायदा नहीं होगा। आपने एक चीज के अंदर खुद को मास्टर करना है। लिक्विडिटी का सिंपली बस आपको पता चल गया, और वॉलेटिलिटी का पता चल गया कि मूवमेंट है। और सर पेयर वापस बता दें, पेयर रिपीट कर दें। अच्छा पेयर्स जो हैं वो मैंने सबसे पहले लिखवाया यूरो और जेपीवाई, यूरो स्लैश जेपीवाई। उसके बाद आता है जीबीपी स्लैश जेपीवाई। फिर उसके बाद आता है यूएसडी स्लैश सीएचएफ। इन लिक्विड का मतलब यही है कि इसके अंदर पैसों का फ्लो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो है वो इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं। यूएसडी सीएचएफ लिख लिया, यूएसडी स्लैश एमएक्सएन मैक्सिकन डॉलर है। उसके बाद फिर आता है एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर स्लैश यूएसडी। उसके बाद एंड के ऊपर आता है यूरो ईयूआर स्लैश सीएचएफ स्विस फ्रैंक। ठीक है। ठीक हो गया सर। लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी समझ में आ गई है। अभी सिर्फ जो है ना मैंने आपको इसकी थ्योरेटिकल बताया है, पेयर्स के ऊपर उधर चार्ट्स के अंदर जाके मैंने अभी नहीं बताया कि कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होंगे, कहाँ पे लिक्विडिटी होगी, हमने उसका वेट करना है, लिक्विडिटी स्वीप होगी, वो आगे की चीज़ें हैं। सिंपली बस लिक्विडिटी क्या है और वोलेटिलिटी क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कि जिस पेयर के अंदर ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, पैसे का फ्लो ज़्यादा होगा, उसमें ब्रोकर का स्प्रेड कम होता है, उसको बायर्स और सेलर्स इजीली मिल जाते हैं और आराम से ट्रेड हो जाती है। जिस पेयर के अंदर लिक्विडिटी कम होगी, उसमें एक तो ब्रोकर का स्प्रेड ज्यादा होगा, जैसे ही आप ट्रेड लेंगे वो -10 -20 में चली जाएगी। आप कभी सिल्वर में ट्रेड लेके देखिएगा, उसमें आपको आइडिया होगा डेमो अकाउंट के ऊपर ना, जैसे ही आप ट्रेड प्लेस करेंगे वो फौरन -10 20 पे चली जाएगी अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइज। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो अगर आपकी हक में आता है आपका फैसला, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रॉफिटेबल होगी जितनी देर में वो फिर कोई सेलर या बायर ढूंढ लेता है। अभी आप इसको टेंशन ना लें, लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब ये बहुत अलग चीज़ है। मैं आपको बिल्कुल इजी होके समझाऊंगा, आपको ये सब कुछ एट द एंड ऑफ द कोर्स समझ आ जाएगी कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है, ग्रैब क्या है। अभी जो बस टॉपिक है बस उसको लेके चलें, आगे आगे थोड़ा बहुत आराम आराम से मैं चीज़ों को एडवांस तक लेके जाऊंगा, ताकि सारे साथ रहें। ये टॉपिक क्लियर हो गया। बस आखिरी टॉपिक आज का है वो हम करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा लास्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट।
इस मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, कौन इस मार्केट को चला रहा है, किस तरीके से मार्केट चल रही है, कौन इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बैंक्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी क्या चीज़ है। अ, अब बेसिकली मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर फॉरेक्स मार्केट है ना, ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है, इसको कोई सिंगल पर्सन नहीं चला रहा। ये लेट सपोज अगर मैं आज कहता हूँ कि जी मैं $1,000 का अकाउंट खोल रहा हूँ और मैं किसी पेयर को बाय और सेल कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर या नीचे जा रही है, तो मैंने आप लोगों को ये बेशक $1,000 हो, $10,000 हो, $50,000 हो, $1,00,000 हो, हम आते हैं रिटेल ट्रेडर के अंदर। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर, फिर वो उसके बाद बैंक्स भी आते हैं, फिर उसके अलावा हेज फंड्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लॉट साइज हजारों लाखों का लॉट ले रहे होते हैं। वो इस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। पूरी दुनिया के जो बैंक्स हैं ना, वो इस मार्केट को चला रहे हैं। पहले दौर के अंदर मैंने आपको बताया था, जब टेलीफोनिक एरा था, टेलेक्स एरा था, तब किस तरीके से ट्रेड होती थी। वो होती थी बैंक के थ्रू। आपका एक ब्रोकर होता था, वो आपके बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन करता था, आप उसको कॉल करते थे कि भाई मैंने ये गोल्ड का रेट मुझे बताओ, या मैंने इस करेंसी को बाय करना है, और वो आपके बिहाफ के ऊपर बाय करता था। और उसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि अब लेट सपोज आपने यूरो में ट्रेड करनी है, और आपको पता है कि शाम 5 बजे पाकिस्तान के अंदर बैंक बंद हो जाते हैं, तो और यूरोप खुलता ही बाद में है, रात को खुलता है। या मेरा ख्याल से यूरोप के बैंक्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, यूरोप के अंदर ट्रेड होना बंद हो जाती है तब तक। तो पहले जो है आपको ट्रेड लेनी होती थी, तो आप अपने बैंक की टाइमिंग्स के अंदर अपने ब्रोकर को कॉल करते थे और उसके थ्रू ट्रेड प्लेस करते थे। लेकिन अब के दौर के अंदर 2001 के बाद, जब से ये आपको मैंने बताया था एल्गोज एरा आया है, जब से ये सॉफ्टवेयर बने हैं, तब से इंडिविजुअल्स भी ट्रेड करने लग गए हैं। वो किस तरीके से, अब भी जो आपकी ट्रेड है वो बैंक के थ्रू ही होती है, लेकिन अब ब्रोकर आ गया बीच के अंदर। उसके पीछे, ब्रोकर के पीछे बैंक्स ही एफिलिएट होते हैं। ब्रोकर के जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं ना, जो बायर्स और सेलर्स, लेट सपोज आपने ब्रोकर के अंदर, लेट सपोज ब्रोकर आप जो भी यूज कर रहे हो, आपने उसके थ्रू एक ऑर्डर लगाया बाय का, वो पीछे देखता है कि उसके पास कोई सेलर मौजूद हो, वो आपके साथ मैच करे। अगर सेलर नहीं होता तो उसके बैकएंड के ऊपर बैंक्स होते हैं, जो बैंक सबसे बड़े बायर और सेलर हैं, वो उनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, जहां पे अगर उनके पास कोई बायर और सेलर नहीं होता, वो बैंक के साथ आपका ऑर्डर मैच करते हैं, और वो बैंक आपका या तो सेलर बन जाएगा या बायर बायर बन जाएगा। तो पूरी दुनिया के बैंकों के साथ ये ब्रोकर एफिलिएट होते हैं। अब पूरी दुनिया, और ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, ये 24/5 चल रही होती है। सैटरडे संडे को बैंक्स इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्लोज होते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो सैटरडे को आई गेस चल रहा होता है। लेकिन ये जो फॉरेक्स मार्केट है, ये 5 डेज इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लोज होता है, मंडे टू फ्राइडे ओपन खुली होती है। और इसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि ये जो बैंक्स, ये जो ब्रोकर हैं, इनके पीछे पूरी दुनिया के बैंक्स मिले हुए होते हैं। अब लेट सपोज अब आपने रात को 12 बजे भी ट्रेड लेनी है ना, तो ये रात को 12 बजे देखेगा कि कौन से कंट्री का बैंक खुला हुआ है, उधर वो आपकी ट्रेड प्लेस करेगा। अगर तो उसको बायर और सेलर बैंक से चाहिए तो वो बैंक से लेगा। ये आपकी सरदर्द नहीं है कि ब्रोकर या तो बैंक के पास जा रहा है आपका बाय का ऑर्डर लेके कि भाई मुझे इसका इसने बाय किया है तो इससे आप सेलिंग का ऑर्डर लेकर आए ताकि मैं मैच कर लूं। लेकिन इनके पीछे बस आपको साइंस पता होनी चाहिए कि ब्रोकर जो है ना, वो पूरी दुनिया के बैंक्स के साथ एफिलिएट होते हैं। आप 24 घंटे में किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो। उस टाइम वो देखेगा कि कौन से मुल्क का बैंक ओपन है, और वो उस बैंक को आपकी ट्रेड प्लेस करेगा। अब हम चले जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अब कौन से ये बैंक्स की टाइमिंग क्या है, कितने सेशंस होते हैं, और किस हिसाब से ये 24 घंटे कैसे मार्केट चल रही होती है। ये अब आप कॉपी पेंसिल भी उठा लें, नहीं तो एक वेबसाइट है, हम उसके ऊपर चलते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएंगी चीज़ें। babypips.com/tools/forex market, और ये मैं चैट में आपको भेज देता हूँ ताकि आप लोग बाद में भी देखें। अच्छा, अब ये पूरी दुनिया के अंदर ना, ये चार फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना, ये चार मेन सेशंस हैं, या मेन इकोनॉमीज हैं जो ट्रेड कर रही होती हैं। सबसे पहले सिडनी है, फिर उसके बाद टोक्यो है, फिर उसके बाद लंदन है, और फिर न्यूयॉर्क है। इस वेबसाइट के ऊपर हमें इस फॉरेक्स के मार्केट मार्केट टाइम का पता चल जाता है, किस किस टाइम
किस किस कंट्री के बैंक्स ओपन होते हैं और किस टाइम के ऊपर हाई लिक्विडिटी होती है, बायर्स और सेलर्स ज्यादा होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रात को या शाम को 5 बजे इधर ट्रेड प्लेस कर रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अभी इस टाइम पे कौन कौन सा सेंट्रल बैंक खुला हुआ है जहां पे आपकी ट्रेड प्लेस हो रही है, कहाँ कहाँ के किस किस मुल्क के बैंक्स खुले हुए हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर अगर आप आए तो सबसे पहले यहाँ से इस सिर्फ आपने इस वाले जोन को देखना है, और साइड पे कोई भी चीज़ आ रही हो आपने उसको इग्नोर करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आके अपना जो है वो कराची सेलेक्ट कर लेना है, आपका अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। अब ये जो ऊपर आ रहा है ये टाइम जोन आ रहा है 1 से लेके 12 बजे तक का, और फिर रात सॉरी सुबह 1 से लेके दिन रात 12 बजे तक। जब इतवार की रात पाकिस्तान में रात को 2 बजते हैं ना, तब से ये जो है मार्केट खुल जाती है रात 2 बजे। वो कैसे खुलती है? रात 2 बजे जो है, जब पाकिस्तान में रात को 2 बज रहे होते हैं। अच्छा थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। अच्छा यहाँ पे जो टाइमिंग्स अब शो हो रही है ना, ये 8:44, ये देखें ये मेरी टाइमिंग शो हो रही है 8:44 PM, 8:44 PM। यहाँ पे जो टाइमिंग शो हो रही है ना कि यहाँ पे 8:44 हो रही है, 44 हो रहे हैं, तो सिडनी में क्या टाइम हो रहा है? ये सिडनी के बैंक्स किस टाइम खुलते हैं किस टाइम क्लोज होते हैं, यहाँ पे हमें वो पता चलेगा। टोक्यो में अभी क्या टाइम चल रहा है, यहाँ पे 8:44 हो रहे हैं, वहाँ पे 12:44 हो रहे हैं। इसी तरीके से लंदन में क्या है, ये जो चार है ना, ये सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। बाकी इसके अंदर कोई नहीं आते, ये चार ही सेशंस हैं जिनको हम ट्रेड कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन सेशन होता है। अब इसको हम देखते हैं कि हमने इसको रीड कैसे करना है। सबसे पहले ये मार्केट मैंने आपको बताया था 24/7 तो नहीं, 5 चल रही होती है। इतवार की रात 2 बजे, अभी तो मार्केट क्लोज है, लेकिन आज रात 2 बजे आप जब देखेंगे तो मार्केट ओपन हो जाएगी। और वो ओपन सबसे पहले जो होगी वो यहाँ पे, जैसे ही मैं ये 2 के पास लेकर आ रहा हूँ ना रात 2 बजे, तो देखें सिडनी के अंदर सुबह के 7 बज रहे हैं। ऐसे ही है। अब आपने यहाँ पे पैरेलल देखना है, यहाँ पे देखें अभी 5 बज रहे हैं, जब मैं इधर 2 पे लेके जा रहा हूँ ना, तो ये सिडनी के अंदर सुबह के 7 बज रहे हैं। और सिडनी के अंदर जो बैंक्स खुलते हैं उनकी बैंक की टाइमिंग सुबह के 7 बजे होती है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक, पाकिस्तानी सुबह 5 बजे तक सिडनी का बैंक खुला हुआ होता है, वहां पे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। और जैसे ही वहां पे सुबह के 10 बजते हैं, जब यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे होते हैं, तो सिडनी के अंदर क्या बज रहे होते हैं? अब आपको ये चीजें ना थोड़ी बहुत पैरेलल देखनी पड़ेंगी। एक तो सिडनी का टाइम देखें और ऊपर आपने ना अपना टाइम जोन भी देखना है। जब यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं, तो सिडनी का बैंक्स वगैरह खुल गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जापान के भी बैंक्स, जापान के अंदर सुबह के 9 बज गए, और वहां के भी बैंक्स अब खुलना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब वहां पे भी अब लोग ट्रेड करना स्टार्ट हो गए हैं, जिनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनके लगेंगे। जो ट्रेड करना जो उठे हैं, अब ऑब्वियसली बैंक्स उठे हैं, सबसे बड़े बैंक्स ही हैं इस मार्केट के अंदर, प्लेयर जो इस मार्केट को चला रहे हैं। हमने उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। हम उन बैंक्स को के अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं कर सकते। हमने हमेशा बैंक्स के या जो स्मार्ट मनी है उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है और उनके पीछे पीछे चलना है। वो पैसा बनाएंगे तो हम पैसा बनाएंगे। अब 5 बजे जो है वो जब यहाँ के सुबह के 5 बजते हैं, तो एक तो सिडनी का सेशन चल रहा होता है, जहाँ पे सिडनी के अंदर ट्रेड करना लोग स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ सुबह के 5 बजे टोक्यो सेशन भी स्टार्ट हो जाता है या जापान का सेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और ये दोनों सेशंस का ओवरलैपिंग टाइम होता है सुबह 5 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक। सिडनी के भी बैंक्स चल रहे होते हैं और टोक्यो के भी बैंक्स चल रहे होते हैं, जापान के भी बैंक्स चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में सुबह के 11 बजते हैं, सिडनी में 4 बजते हैं दिन के, और वहां के बैंक्स क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद अब ये वाला टाइम पीरियड है ना, 5 से लेके 11 बजे तक का, इन दोनों के अंदर सिडनी और जापान का ये ओवरलैपिंग सेशन है इनका, जिसके अंदर जापान के भी बैंक्स जो हैं वो खुले हुए हैं, ट्रेड उधर हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे टोक्यो और जापान के भी जो हैं बैंक्स वो खुले हुए हैं। तो आप सुबह 5 बजे वाला सेशन भी लगा सकते हैं ऑब्वियसली। अब ये जो सेशंस है ना, इनका क्या इससे वास्ता है? जिस सेशन के अंदर आप ट्रेड कर रहे होंगे ना, उस सेशन के हिसाब से आपको पेयर के अंदर मूवमेंट नजर आ रही होगी। आप रात 2 बजे अगर आप रात को चार्ट खोलेंगे ना, या रात को 1 बजे जब ये न्यूयॉर्क चल रहा होता है सिर्फ, बाकी सारे सेशंस क्लोज होते हैं, आप रात को जब 1 बजे या 12 से लेके 2 बजे तक देखेंगे ना, तो बहुत कम मूवमेंट होगी। मे बी शायद 1 पिप मूव हो रहा हो, 2 पिप मूव हो रहा हो, क्योंकि उस टाइम बायर्स और सेलर्स मौजूद नहीं है, कोई सेशन खुला हुआ नहीं है।
जैसे ही सेशन ओपन होते हैं उसके बाद फिर वहां पे बैंक्स वगैरह ओपन होते हैं, लोग उठते हैं, ट्रेड करना स्टार्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस पेयर के अंदर फ्लो होता है, पानी पानी कह रहा हूँ, पैसे का फ्लो आना स्टार्ट होता है, फिर जाके वो मूवमेंट होती है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि सुबह 5 बजे से लेके दिन 11 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन बैंक्स बंद हो जाते हैं, और उसके बाद सिर्फ जो है वो 11 से लेके 12 बजे तक सिर्फ जापान का बैंक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में 12 बजते हैं, साथ ही लंदन में सुबह के 8 बज जाते हैं, और लंदन में सुबह 8 बजे जो है वो बैंक्स ओपन होना स्टार्ट होते हैं। लंदन का और जो है फिर जापान का ये ओवरलैपिंग सेशन चलता है 12 से लेके 2 बजे तक का। इस 12 से 2 बजे तक के पीरियड के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है मार्केट के अंदर, बहुत लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब मूवमेंट अच्छी होती है। वॉल्यूम का मतलब यही है कि लोग पैसा लगा रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो आपने अपना सेशन डिफाइन करना होता है कि आप किस सेशन के अंदर ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी अगर आप आगे चलेंगे तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। 2 बजे जो है, जैसे ही दिन का 2 बजते हैं इधर पाकिस्तान में, तो टोक्यो सेशन भी बंद हो जाता है, सिडनी तो ऑलरेडी बंद हुआ हुआ है। अब जो सिर्फ सेशन चल रहा है वो लंदन सेशन चल रहा है, लंदन के अंदर लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो लंदन सॉरी न्यूयॉर्क के अंदर सुबह के 8 बजते हैं, और न्यूयॉर्क के अंदर भी बैंक्स वगैरह ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और न्यूयॉर्क के अंदर भी ट्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। और न्यूयॉर्क और लंदन का आपस में ओवरलैपिंग सेशन चलता है, क्योंकि लंदन के भी बैंक्स चल रहे हैं, लंदन के बैंक्स बंद होंगे रात 9 बजे, जब उनके बज रहे होंगे शाम के 5, तब जाके बंद होंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है वो इनका ओवरलैपिंग सेशन है, और यहाँ पे हाई वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये दो इकोनॉमीज है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज हैं। ये दो इकोनॉमीज जब ट्रेड कर रही होंगी तो ऑब्वियसली आप लोग इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि कितना उस मार्केट के अंदर वॉल्यूम होगा। सबसे जो आइडियल टाइम है ना, वो यही टाइम है कि आप शाम 5 बजे, जब इन दोनों सेशंस का ओवरलैपिंग टाइम चलता है, दोनों सेशन चल रहे होते हैं, तब आप 5 से लेके रात 9 बजे तक ये लंदन सेशन चल रहा होता है। उसके बाद लंदन सेशन जो है वो क्लोज हो जाता है, सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन चलता रहता है। उसके बाद जो है वॉल्यूम कम होता रहता है, कम होता रहता है, बहुत कम कैंडल्स बनती हैं, बहुत छोटी छोटी 5 पिप की मूवमेंट हो रही होगी, 1 पिप की, 10 पिप की, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही होगी। तो जो आइडियल टाइम है वो सुबह का 5 बजे है, जब सिडनी ऑस्ट्रेलिया और जापान का ओवरलैपिंग टाइम होता है। सुबह 5 बजे आप उठें, फजर शजर पढ़ें, और उसके बाद आप ट्रेड करें, आपको मजा आएगा। वहां पे बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है। आपने सिर्फ डेली के 100 पिप्स निकालने होते हैं, वो आगे जाके मैं आप लोगों के प्रॉफिट और टारगेट्स वगैरह, लेकिन हमने सिर्फ जो है ना वो 100 पिप की या 50 पिप की मूव लेनी होती है। आप 10 पिप से भी बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं, आप 50 पिप से भी बना लेते हैं। तो आप लोगों के टारगेट्स होंगे कि आपने एक दिन के अंदर कितने पिप्स निकालने हैं मार्केट से। पिप्स के अंदर ही हमने टोटल गेम करनी है, क्योंकि पिप्स ही जब निकलेंगे तो उसी हिसाब से आपका लॉट साइज के ऊपर जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। ये जो है ये फॉरेक्स। अब पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर, अब आपने अगर बैठे हुए और आपने ट्रेड करनी है तो वो बैंक के ऊपर आप डिपेंडेंट होते थे। जब बैंक की टाइमिंग्स बंद होगी तब आप ना अपनी ट्रेड स्टॉप कर सकते हैं, ना आप कोई ट्रेड ले सकते हैं। अगले दिन जब बैंक खुलेगा तब भी आप अपना ब्रोकर को कॉल करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब जो एल्गोज आया है इसके अंदर ब्रोकर तमाम इन बैंकों के साथ, सिडनी के बैंक, टोक्यो के बैंक, लंदन के बैंक, न्यूयॉर्क के बैंक के साथ एफिलिएट होता है। आपकी ट्रेड जिस भी टाइम आप 24 घंटे में प्लेस करें, ब्रोकर का काम होता है वो उस ट्रेड को प्लेस करना, बायर को सेलर्स के साथ मिलाना या सेलर्स को बायर्स के साथ मिलाना। अब उसकी मर्जी है कि वो आपने बाय किया है तो वो बैंक के पास जाके आपका ऑर्डर मैच करे, या फिर उसको उसी टाइम कोई सेलर मिला है और उसके साथ आपका ऑर्डर मैच करके आपको ब्रोकर की आपने साइकी बैकएंड की वर्किंग थोड़ी बहुत आपको पता चल गई। इन डेप्थ आपने नहीं जाना, बस ये इतना आपको पता होना चाहिए था। सेशंस का आपको क्लियर हो गया रात के जैसे ही। अब ये अभी तो क्योंकि सैटरडे संडे चल रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मार्केट क्लोज फॉर द वीकेंड। जैसे ही रात के 2 बजेंगे आप लोगों ने देखना है, यहाँ पे ये मार्केट्स खुल जाएंगी। ये पूरा ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा पिंक कलर का नजर आ रहा होगा। जैसे ही वो खुलते जाएंगे वो हाईलाइट होता जाएगा और आपको पता चल जाएगा। रात 2 बजे आप आज रात को देखिएगा, यहाँ पे आपको मार्केट का पता चल जाएगा, और ये लिखा हुआ आ जाएगा मार्केट इज ओपन। ये सिर्फ ये वाली मार्केट ओपन हुई है, ये वाली क्लोज्ड ही रहेंगी। फिर जिस तरीके से टाइम आगे चलता रहेगा फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका ओवरलैपिंग टाइम होगा। उसमें आपने अगर सुबह 5 बजे कोई उठा हो, आपने 2 बजे से लेके कोई भी एक पेयर खोल लेना, लेकिन अभी आपको उसकी मैंने एज सच वो बताई नहीं है मूवमेंट। लेकिन
आगे जाके आप लोगों ने नोट करनी होगी कि आप रात को देखें 1 बजे कितनी मूवमेंट है मार्केट में, बैंक्स ही बंद हैं, तो ऑब्वियसली सबसे मेजर इस मार्केट को जो चला रहे हैं बैंक्स ही चला रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स, और प्राइवेट बैंक चलाते हैं, सेंट्रल बैंक मार्केट में नहीं आता। सेंट्रल बैंक जो है ना, बेसिकली सेंट्रल बैंक का जो काम होता है वो नोट छापना होता है, और वो अपने जो भी उसके रिजर्व के मुताबिक वो नोट छापता है, जितनी भी उसकी खजाने में गोल्ड पड़ा हुआ है, जो भी उसने रिजर्व रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो नोट छापता है और आगे फिर प्राइवेट बैंक्स को देता है, और फिर प्राइवेट बैंक्स आपको इंडिविजुअली देते हैं एज अ लोन, और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरा इनका सर्कल चलता है, लेकिन सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इस मार्केट के अंदर ट्रेड बहुत कम करते हैं। जब कोई इकोनॉमिक कोई डिजास्टर आया हुआ हो तब कोई सेंट्रल बैंक आके ट्रेड कर रहा होगा, वो मार्केट में आके इंटरवीन करता है। लेकिन वो जो टाइम होता है ना, वो सबसे गोल्डन टाइम होता है, उसमें आप अपने पूरे साल के लॉसेस कवर कर लेते हैं जब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है मार्केट में, और वो साफ क्लियरली पता चल जाता है, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आप ये सोचें कि आपने इस मार्केट को जो चला रहे हैं वो बड़े बड़े मगरमच्छ चला रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स चला रहे हैं, हेज फंड्स चला रहे हैं। हेज फंड्स क्या होते हैं, बेसिकली सबसे ऊपर जो आते हैं वो सेंट्रल बैंक आता है, लेकिन वो मार्केट में इंटरवीन नहीं करता, वो मार्केट में नहीं आता, वो ज्यादा से ज्यादा या तो वर्बली इंटरवीन करता है। अब ये मे बी शायद आपको समझ आ रही हो, क्योंकि ना हम फंडामेंटल, मैंने आपको बताया था हम टू टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं। हम अगर लेट सपोज यूरो और यूएस डॉलर को ट्रेड करें ना, हमें यूरो का टेक्निकल भी पता होंगे कि भाई चार्ट्स पे भी क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे सेलर्स ज्यादा हैं, कहाँ पे डिमांड ज्यादा है, कहाँ से ये चार्ट ऊपर जाएगा। इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत फंडामेंटली भी चीजों को देखना होता है कि उस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है। तो वो किस तरीके से पता चलता है, वो हमें यही इसी तरीके से पता चलता है कि जो अभी आगे जाके जब हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जाएंगे, उस टॉपिक के अंदर आएंगे, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम कर रहा होता है, उसका क्या रोल होता है, फिर प्राइवेट बैंक्स का क्या रोल होते हैं, सेंट्रल बैंक की क्या ड्यूटीज होती हैं, प्राइवेट प्राइवेट बैंक की क्या ड्यूटीज होती हैं, सेंट्रल बैंक किस तरीके से अपनी मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रांग करता है और अपने चार्ट को ऊपर लेके जाता है, वर्बली कैसे करता है, एक दो तरीके से वो करता है, या उसका सिर्फ सेंट्रल बैंक का जो हेड होता है ना, जेरोम पॉवेल नाम है उसका, वो सिर्फ आके मीडिया के ऊपर बोले भी ना तो वो मार्केट ऐसे मूव होती है जैसे उसका हक होता है। तो वो वर्बली भी आके इंडिकेट कर सकता है कि भाई मुझे लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बहुत वीक हो रही है और हम इसको ये स्टेप्स लेने लगे हैं। अभी वो सिर्फ लेने लगे हैं ही बोलता है, और उसकी इकोनॉमी वापस जो है ना वो उस जगह पे चली जाती है जहां पे वो लेके जाना चाह रहा होता है। तो सेंट्रल बैंक जो है ना वो सबसे बड़ा प्लेयर है इस मार्केट का। उसके बाद आते हैं नंबर 2 के ऊपर प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स का आप लोगों को पता है, प्राइवेट बैंक्स किस तरीके से बना रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया कि वो सेंट्रल बैंक से ही अपना जो है वो गोल्ड जमा करा के या कुछ भी जमा करा के वो पैसा लेते हैं, उस पैसे को वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ऑफ लोन, और उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करके पैसा बना रहे होते हैं, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस भी होती हैं जो इस मार्केट को चला रही हैं। जापान, ये अब आप लोग लिख लें कि कौन इस मार्केट को चला रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई, एक हेडिंग दे दें। सबसे पहले आ जाते हैं सेंट्रल बैंक, जो आप कह लें कि ये सबके पापा जी हैं। सेंट्रल बैंक जब मार्केट में आएगा ना तो वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट होगा, वो आपको नजर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजों का पता चलेगा। उसके बाद जो सेकंड पे बिग प्लेयर्स हैं, मार्केट मेकर्स भी इनको कहा जाता है और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी कहा जाता है। प्राइवेट बैंक्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का मैंने आपको बताया था कि ये ब्रोकर को बायर्स और सेलर्स या तो ये खुद बन जाते हैं या फिर ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स होते हैं। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, जैसे एक जापान के अंदर कॉरपोरेशन है, वो यूएस के अंदर गाड़ियां एक्सपोर्ट करती है अपने मुल्क से, और वो 6 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन उनके जापान के अंदर 6 बिलियन डॉलर आता है। और जब उन्होंने सैलरीज वगैरह देनी होती हैं, 6 बिलियन डॉलर को अगर उन्होंने कन्वर्ट करना हो, उन्होंने सेल करना हो, तो सोचें फिर जब वो फॉरेक्स मार्केट में आके वो कॉरपोरेशन सेल करेगी, क्योंकि उसने डॉलर को तो सेल करना है, 6 बिलियन डॉलर उनकी मार्केट में आया, लेकिन उसने उसको कन्वर्ट करना है जेपीवाई के अंदर। तो जब वो कन्वर्ट करेगा, अपनी सेल की ट्रेड प्लेस करेगा, तो वो 6 बिलियन डॉलर मार्केट में, अगर तो उसने लेवरेज भी लिया हुआ होगा, तो 6 बिलियन डॉलर के साथ अगर उसने 100x का लेवरेज लिया होगा, तो वो चीज जो है वो मार्केट को मूव करती है। हमारा $1000, $10,000, $1,00,000 मार्केट को मूव नहीं करता। ये मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं जो थोड़ी देर के लिए मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं।
उसके बाद आते हैं हेज फंड्स। हेज फंड्स बेसिकली कोई भी एक इदारा होता है जिन्होंने बड़े बड़े ट्रेडर्स को हायर किया हुआ होता है, और फिर वो लोगों की इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे होते हैं, उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं, और इस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं रोबोट्स। रोबोट्स जो होते हैं ना, ये इनको हम सीटीए भी बोलते हैं, कमोडिटी ट्रेनिंग एडवाइजर। कमोडिटी, COMMODITY, ट्रेनिंग एडवाइजर्स। इसके अंदर ना आप इंसान भी ट्रेड कर रहे होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आप जब ग्राफ के ऊपर आए ना तो आपको ये सारी चीजें बैकग्राउंड पता हो। तो इसके अंदर आप बैंक्स भी होंगे, इसके अंदर कॉरपोरेशंस भी होंगी, इसके अंदर बड़े बड़े हेज फंड्स भी होंगे, रोबोट्स भी होंगे। रोबोट्स अब पाकिस्तान, सॉरी, जो इंसान है ना, इंसान को कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है। रोबोट्स जो होते हैं ना, उनको जो बैंक्स होते हैं ना वो ज्यादातर वो यूज करते हैं, या बहुत बिग प्लेयर्स जो हैं वो रोबोट्स को यूज करते हैं। वो मैनुअली ट्रेड नहीं कर रहे होते, न्यूज के टाइम के ऊपर वो रोबोट्स को एक्टिव करते हैं, ये बाय और सेलिंग के लिए। और या फिर किसी एक मेजर कोई ऐसे इवेंट के ऊपर वो रोबोट्स को यूज करते हैं, वहां पे वो थोड़ी देर के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ से लोग समझ रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, वो वहां पे बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं सेलिंग के, ताकि वो सबके स्टॉप लॉसेस जो है वो खाएं, और उसके बाद फिर ऊपर लेके जाएं मार्केट को। ये खैर आगे जाके हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे सेंट्रल बैंक आता है, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स आते हैं, उसके बाद आपको मैंने लिखवाया कॉर्पोरेशन हैं। कॉर्पोरेशन का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, जो बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है। जैसे अब लेट सपोज आपने छोटी मोटी कॉर्पोरेशन के ऊपर नजर नहीं रखनी। अब कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, नेटफ्लिक्स को आप देख लें, फेसबुक को देख लें, ऐसी जो कॉर्पोरेशन हैं, अगर वो कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तब आपको पता होना चाहिए कि भाई अब मुल्क में इनके इतना पैसा आ रहा है, इतना। वो कैसे देखना है वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा। उसके बाद हेज 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 फंड्स का बताया है, इसको लिखते हैं ऐसे, HEDGE, हेज फंड्स। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को इकट्ठा करती हैं, और उनको जो है फंड्स प्रोवाइड करती हैं, वो ट्रेड कर रहे होते हैं। उसके बाद रोबोट्स का मैंने आपको बताया, रोबोट्स होते हैं ये कमोडिटी ट्रेनिंग एडवाइजर्स। ये छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आपकी हो, लोग टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लगे होते हैं, भाई हमारा ये वाला आप एल्गोरिथम ले लें, इसकी 75% एक्यूरेसी है, इसकी 80% एक्यूरेसी है। वो बेशक होगी उनकी, लेकिन ये ज्यादातर जो काम करते हैं वो न्यूज़ के ऊपर इनका यूटिलाइज यूज करते हैं ये लोग। और अगर आपका $1000, $500, $2000, $10,000, इवन के $50,000 तक का भी ये अकाउंट है, तब आपको इन रोबोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, ना आपको पता होना चाहिए। आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें पता हो गई तो आप मैनुअली भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बस ये चीज़ें थी डिमांड एंड सप्लाई की। उससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया मार्केट का। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। इससे ज़्यादा मजीद मैं आपको आगे नहीं लेके जाऊंगा। अगली क्लासेस के अंदर हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलेंगे। इस क्लास को आपने कोशिश ये करनी है कि एक दफ़ा और देखना है। कोई भी चीज़ आपकी क्लियर नहीं होती तो आप लोगों ने फिर ग्रुप के अंदर पूछना है, उसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला दोस्त आपका चैट जीपीटी है, उससे भी आपने हेल्प लेनी है साथ साथ चीज़ों की, ताकि आप डिफरेंट जगहों से इल्म लें। और अगर आपने वाकई इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू करना है तो थोड़ा बहुत आपको 2-3 महीने सीरियस होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप बाय और सेल करके पैसा बनाना चाह रहे हैं तो वो इस मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने अब आपको डरा दिया है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। तो उनके साथ आपका $1000, $500, $1,00,000 कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ये मार्केट जो है ये छोटे अकाउंट्स को भी पैसा बना के देती है। बस इसकी एक 80% इसके अंदर ना साइकोलॉजी है बंदे की। बाकी ये जो अब हम आगे जाके इतनी ज्यादा स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे ना, वो सिर्फ 20% काम करती हैं। इतना, क्योंकि इसके अंदर आपने एक बटन दबाना है और आपके सामने वो पैसा बन रहा होता है। तो इसके अंदर सिर्फ आपने अपने माइंडसेट को और अपनी साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग रखना है। बाकी पैसा जो है वो इसके अंदर इतना बनता है कि वो किसी आप और फील्ड के अंदर चले जाए। मैं खुद जो है वो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, और अगर मैं वो डिग्री लेके भी मार्केट में जाऊंगा तो मुझे 3-4 साल 50,000 60,000, इवन के मे भी शायद 70-80 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाए। पाकिस्तान में तो यही स्कोप है। तो स्किल जो है वो ये बहुत अच्छी स्किल है, अगर आप लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, सही तरीके से अडॉप्ट करते हैं, तो फिर आपको बहुत अच्छा फायदा देके जाएगी। बाकी हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अभी आपकी कोई इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्यूरीज हों, वो आप लोग वन बाय वन हैंड रेस करें, मैं आपको म्यूट करता हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, 16 बंदे रह गए हैं, बाकी तो सारे मेरे ख्याल से भाग गए हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है या किसी ने कोई चीज़ पूछनी है वो पूछ सकता है।
सबको क्लियर है? अगली क्लास के अंदर जो है ना, वो मैं आप लोगों से चीजें पूछूंगा, अगर अभी आपको सारी चीजें क्लियर हैं। अभी अगर आप लोगों को सब क्लियर है तो फिर अगली क्लास के अंदर आप लोग लेक्चर देंगे और मैं सुनूंगा। अच्छा, अब सर आप बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है? बाकी अगेन लेक्चर देखेंगे। हाँ, एक दफ़ा आपने ना ये सारी चीज़ों को, ऑब्वियसली जो आखिर में चीज़ें हुई हैं ना, ये एब्जॉर्व करनी है एक दफ़ा दोबारा देख के। अब सर आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लें काइंडली, नहीं तो फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आवाज़ सलाम। आ रही है? जी जी आ रही है। एक तो सर इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी आज सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं इसको देख लूं। जी ठीक है और सर। दूसरा दूसरा ये था सर, जो ये प्रॉफिट लॉस फार्मूला है, जी जी इसके अंदर जो ये आखिरी एग्जाम्पल थी जी जी जिसमें 7,000, जी सर जी। ये मुझे एग्जाम्पल सही से समझ में नहीं आई। कोई अगर मसला अभी समझा दें। कोई मसला नहीं है। अभी भी समझा क्योंकि देता हूँ, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब लेक्चर एक दफ़ा मैं दोबारा भेजूंगा, आप एक दफ़ा उसको दोबारा देखें। और अगर फिर भी आपका क्लियर नहीं होता, फिर आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसको गाइड कर दूंगा। एक दफ़ा आप देख लें दोबारा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एक दफ़ा सब ने नहीं, लाजमी मैं देखना है। इसीलिए सर लेक्चर आपसे रिकॉर्डिंग पूछिए ताकि मैं पहले इसको खुद समझ लूं, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो माइक्रो ट्रेड है हम्म जिसमें 0.01 है हम्म यूनिट। सही हम्म। है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो पिप्स है, उसका यूनिट है 0.001। नहीं, पिप्स का यूनिट नहीं होता, पिप्स तो मूवमेंट है ना, कि वो ग्राफ सॉरी, कितना पिप्स ऊपर जा रहा है। मूवमेंट है, जी। लेकिन वो फोर्थ डिजिट है। वो फोर्थ डिजिट, ऑब्वियसली वो तो हम चेंज इन प्राइस देख रहे हैं ना, कि 1.2030 से 1.2040 पे प्राइस चलेगी, तो वो प्राइस में कितना चेंज आया है। आप 1.2040 माइनस 1.2030 कर लें तो वो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। लेकिन जो आपने, मैंने सिर्फ एक चीज ये बताई थी, जो आपने प्रॉफिट सॉरी फॉर्मूले में जो चीज लिखनी है, वो आपने 10 पे एकदम से नहीं लिख देना। आपने प्रॉपर जो प्राइस में चेंज आया है, जैसे शुरू में क्या था, 1 था, उसमें चेंज आया नहीं आया, उसको आपने 0 लिखना है। फिर आगे पॉइंट है, उसको आपने पॉइंट एज इट इज उतारना है। फिर आगे 2 0 तो नहीं चेंज हुआ, 3 0 की जगह 4 0 हुआ है, तो 2 0 की जगह 2 जीरोस आ जाएंगे। और फिर 10 पिप की मूवमेंट आएगी तो ये होगा 0.0010। इसको आप अपने लॉट साइज से, जो भी आपने लिया होगा पोजीशन साइज, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। बहरहाल आप एक दफ़ा वो लेक्चर देखेंगे ना, तो मैंने कोई 4 5 एग्जांपल्स किए हैं और उसके अंदर बड़ा डीपली जो है वो एक्सप्लेन किया है। उससे आई होप कि आपको समझ आ जाएंगी चीज़। इंशाल्लाह सर, मैं एक आज दफ़ा, नहीं समझ में आता तो सर आपसे पूछ कोई कोई मसला नहीं, ग्रुप आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? किसी ओके। का कोई और क्वेश्चन हो? टाइप लॉट है, लेकिन मैं ग्रुप में वीडियो देख लूंगा। अच्छा, टाइप लॉट TYP, आप ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। टाइप लॉट है लेकिन मैं ग्रुप में वीडियो देख लूंगा, टाइप लॉट क्या चीज़ है? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर क्लास को एंड करते हैं। चलें ठीक है, अब आगे पूरा वीक आपको छुट्टी है, ऑब्वियसली आपकी क्लासेस नहीं है, तो आपने कोशिश ये करनी है, जो आज तक आपने पढ़ा हुआ है ना, हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर रिवाइज भी करेंगे, आपसे भी चीज़ें पूछूंगा, एक दो एग्जांपल्स हम लाइव भी करेंगे। उससे पहले पहले आप लोगों ने 5 इमेजिनरी ट्रेड्स लेनी है, खुद से कोई भी पेयर उठा लें, उसकी कोई भी प्राइस रख लें बेशक, और उसकी खुद से बाई करें, खुद से सेल करें। और फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास क्लास से पहले आपने जो है वो थर्सडे तक वो अपनी असाइनमेंट जो है वो कोई भी PDF में या पिक्चर लेके बेशक हाथ से लिख के करें, वो मुझे आपने सबमिट करा देनी है ग्रुप में। फिर हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मुझे कर दें बस, मैंने शेयर, वो कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो काइंडली ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि 5 इमेजिनरी ट्रेड्स लेनी है किसी भी पेयर के अंदर आपने, ठीक है? और उसमें आपने खुद करना है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। ख्याल रखें आप लोग अपना, ठीक है? अल्लाह हाफिज, टेक केयर।